नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। यूपीएससी वाला इस ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में आप में से जितने विद्यार्थी उपस्थित हो चुके हैं और अभी तो लगातार उनकी उपस्थिति बढ़ती चली जाएगी। सर्वप्रथम तो आज इस प्रथम कक्षा में उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आफ्टर दैट बस इतना बता दूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज से हम अपने संकल्प बैच का प्रथम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। संकल्प बैच के बारे में जो हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है, हमने कल ही क्लियर कर दिया था कि इसका नामकरण कुछ इसलिए किया गया है कि समस्त यूपीएससी वाला टीम, जिसमें से आपके गुरुजन भी सम्मिलित हैं, उन्होंने इस बात का संकल्प लिया हुआ है कि अपने तमाम अभ्यर्थियों को वैसी कुछ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है कि वह अपने चरम उद्देश्य, जो सफलतागत उद्देश्य को लेकर हमारे पास उपस्थित हो रहे हैं, हमारे साथ एकाकार हो रहे हैं, उन सबके उद्देश्यों को प्राप्त कराने में हमारी संकल्पगत भूमिका हो। इसीलिए इस बैच का नाम संकल्प रखा गया है। अगेन, इसका उद्देश्य है कि वो तमाम विद्यार्थी जिन्हें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सेशन 2023-24 टारगेट करना है, नॉट 22-23, 23-24 टारगेट करना है, वो समस्त विद्यार्थी उसमें एडमिशन लें और अपनी मनोवांछित ज्ञान लाभ को यहां से प्राप्त कर पाएं। मैं राजेश मिश्र आप लोगों को इस बैच में 3 महत्वपूर्ण खंडों का अध्यापन कार्य कराऊंगा। एक तो आपका ज्योग्राफी होगा, भूगोल विषय, दूसरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी होगा, और तीसरा आपदा एवं आपदा प्रबंधन होगा। आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से अलग हैं, ये तीनों 3 अलग सब्जेक्ट हैं, ये तीनों के तीनों ज्योग्राफी के ही मूल अंग हैं, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस कक्षा का उद्देश्य है मेरा कि मैं अपने इस विषय के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में सब कुछ आपको एक एक शब्द समझा सकूं। पहला तो इन तमाम बातों को रोकते हुए आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद करता हूं। सभी विद्यार्थी मेरे जुड़े हुए हैं और खुशी की बात यह है कि इसमें से सैकड़ों की संख्या में वो तमाम विद्यार्थी भी हैं जो मुझसे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर कभी क्लास ले चुके हैं। उन सबको बता दूं कि मेरी उपस्थिति मित्रों अब आप सब के लिए फिजिक्स वाला द्वारा शुरू किए गए सिविल सर्विसेज के प्रोग्राम यूपीएससी वाला में रहेगी। आप अगर मुझसे परिचित हैं या आप किसी को भी रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स वाला के लिए प्रॉपरली रिकमेंड करें, ताकि उन्हें उनकी सफलता के उद्देश्यों में आगे बढ़ाने में, उनको सही पथ दिखाने में हम सबकी भूमिका सब तक पहुंच पाए। ओके मित्रों, तो अब इतने तमाम विद्यार्थियों के नाम तो लिए नहीं जा सकते हैं, पर ध्यान रखिए मैं आप सबसे में से कई विद्यार्थियों से परिचित हूं और जिनसे नहीं भी हूं, बहुत ही तत्क्षण कुछ ही दिनों की कक्षाओं में ऑलमोस्ट आप सबके नाम से आपसे परिचित हो जाऊंगा। ये ऑनलाइन कक्षाओं का प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा होता है कि आपकी तस्वीरें भी मेरे सामने नहीं होती, आप तो सामने होते ही नहीं हैं, तो तस्वीरों से भी हम आपको समझ नहीं पाते, बट आपके नाम के जो ये इम्प्रिंट्स हैं हमारे मस्तिष्क में निश्चित रूप से धीरे धीरे बैठते जाते हैं कि हमारी कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं और इनमें से कुछ अमुक अमुक नाम के विद्यार्थी हैं जिनसे हमारा एकाकार प्रतिदिन की कक्षाओं में होता रहता है। तो मोस्ट वेलकम अगेन मित्रों, और अब आते हैं हम सीधे अपने विषय वस्तु पर बात करने के लिए। सीधे विषय वस्तु पर। पहली बात यहां आपको समझना है कि आखिर भूगोल क्या है, भूगोल की प्रकृति क्या है, भूगोल की प्रकृति के साथ साथ इसकी अपनी महत्ता क्या है। इन तमाम बातों को आज की इस कक्षा में मित्रों आपको समझना है।
आपको समझना है। क्लास स्टार्ट करने से पूर्व ध्यान से सभी के सभी कुछ निर्देशों को समझेंगे। कहते हैं ना कि अगर आप अपने अधिकारों की बात करते हैं तो कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिनका निर्वहन करना होता है। तो कर्तव्यों की श्रेणी में सभी के सभी विद्यार्थी मेरी पहली बात का अनुसरण करें। सबसे पहली बात क्या होगी, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बस 5 मिनट आपसे आपके कर्तव्यों की बात करना चाहूंगा। पहला कर्तव्य है कि अगर आप लोग मोबाइल फोन से, किसी भी मोबाइल फोन से आप क्लास ले रहे हैं तो चलते फिरते हुए क्लास नहीं लेंगे। पहला निर्देश ध्यान से सुने, चलते फिरते हुए क्लास नहीं लेंगे। आप ये फील करिए कि ये जहां पर भी आप क्लास ले रहे हैं वो आपका एक क्लासरूम है। चलिए सभी फील करिए। और क्लासरूम है तो आपको एटमॉस्फेयर भी क्लासरूम जैसे बनाना है। आपके पास एक टेबल होनी चाहिए प्रॉपरली, एक चेयर होनी चाहिए प्रॉपरली। तो चेयर में बैठिए और अपने फोन को, मोबाइल फोन को या लैपटॉप को, जो भी है आपके पास, ईयरफोन से कनेक्ट करिए। ईयरफोन से नहीं भी कनेक्ट करना तो कोई दिक्कत नहीं, आप लाउड वॉल्यूम में रखिए उसे। धीरे धीरे एक एक करके काम करें। पहले आप, अगर मोबाइल फोन से आप देख रहे हैं तो मोबाइल फोन वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल मोड पर एकदम फ्री हैंड्स के लिए सामने रख दीजिए। टेबल पे सामने रखा होना चाहिए। कुछ ऐसा रखिए कि वो आपको दिखता रहे, देखने के लिए आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़े। कुछ ये काम करते जाएं। पहली कक्षा है इसलिए आज ये सब बातें कर रहा हूं। रख दिया आपने मोबाइल फोन ना, करते चलिए ये सारी चीजें। दूसरी बात, आप सबके पास टेबल में एक बढ़िया से फ्रेश कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक जिसे आप कहते हैं, है ना। थोड़ा सा इस एग्जामिनेशन की डिमांड और पढ़ने के तौर तरीके थोड़ा सा भिन्न होंगे और उस भिन्नता में आप सबको शिक्षकों का सहयोग देना है। आज से आपकी पहली कक्षा शुरू हो रही है। उस कक्षा में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये तमाम चीजें भी आपको बताऊं। एकदम शुरुआत करते हैं। सभी के पास एक फ्रेश कॉपी होनी चाहिए जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो। संभव हो तो 2-3 रंगों की पेन रखिए, रेड हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, ग्रीन भी हो चलेगा। कम से कम 2-3 कलर की पेन रखें, मतलब 2-3 पेन रखनी है आपको। बताता हूं, कुछ मैजिक करेंगे मित्रों इस कक्षा के अंतर्गत। तमाम आगे आने वाली कक्षाओं में मैजिक हो। आप इस विषय को कुछ इस तरह से आत्मसात कर पाए कि इस विषय से ना केवल प्रेम हो जाए बल्कि यह विषय आपकी एक जीवन शैली बन जाए। इसका प्रयास इन कक्षाओं में मैं करूंगा। और मित्रों यह भी बता दूं कि पिछले 11-12 वर्षों में सतत प्रयासों में हमेशा सफल भी रहा हूं। इसीलिए हमेशा एक बात यह कही जाती है कि राजेश मिश्र सर की क्लास से आरंभ तो सामान्य तरीके से होता है लेकिन अंत प्यार से लबालब भरे तरीके से होता है। इस विषय के साथ, शिक्षक के साथ और अपने जीवन शैली के साथ तमाम चीजों पर मित्रों परिवर्तन आएगा। पहले कुछ बातें आप करते चले जाएं। हो गया ना इतना? कॉपी आपके सामने होनी चाहिए, नोटबुक का पहला पेज ओपन होना चाहिए। पेन आपके सामने, सारी पेन ओपन करके रखें। यस, इतनी चीजें हो गई। अब दूसरी चीजें हैं। सभी के सभी आज तो हम नहीं कर सकते, अब आज क्लास स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल से होने जा रही है कि शाम की जो क्लास होगी आपकी, उसके लिए एक आवश्यक शर्त है कि आप अपने मोबाइल फोन में जिसके संपर्क वाले नंबर हैं, उन सबको एक मैसेज करेंगे कि ये मेरा टाइमिंग होगा क्लासेस का, इस टाइम पर मुझे कोई भी फोन ना करें। सभी को मैसेज करेंगे, एक साथ सभी को मैसेज फॉरवर्ड करिएगा कि ये मेरी क्लासेस का टाइम है, इस पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई फोन नहीं करेगा, आप लोग किसी का भी फोन रिसीव नहीं करेंगे। मित्रों आपको यह बता दें कि अगर सर्वोत्तम उद्देश्य से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भारत में अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी भारत में इतना प्रेस्टिजियस जॉब है कि निश्चित रूप से इसे आप जब सर्वोत्तम मानते होंगे तभी इस एग्जामिनेशन की प्रोसेस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस सर्वोत्तम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अनमने ढंग से तो नहीं की जा सकती, हीला हवाली करते हुए तो नहीं की जा सकती है। इसके लिए पूरी तल्लीनता दिखानी होगी आपको, पूरा तन्मयता के साथ आपको इसमें लगना होगा। तो तन्मयता से लगना है
तो कक्षाओं के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस भी नहीं होना चाहिए। डिस्टरबेंस नहीं हो इसके लिए आप सभी को आज क्लास समाप्त होते ही, कल तो मैं ये संकल्प बैच का जो ओरिएंटेशन लिया था, कल मैं ये बात नहीं कह पाया, लेकिन आज कहता हूं, आज भी आप सभी यूट्यूब लाइव कक्षा में हैं, सभी को मैसेज करेंगे, सभी को फोन करेंगे कि कक्षाओं के समय पर कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्थिति पर विद्यार्थी या कोई भी रिश्तेदार डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपने यह कह दिया, ये सारी चीजें हो गई, और अब बचती है हमारी जिम्मेदारी। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब मेरी जिम्मेदारी को समझना। आज से हम लोग आरंभ करना चाह रहे हैं अपने विषय ज्योग्राफी को। तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी की प्रकृति को समझेंगे, ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम को समझेंगे, इसकी महत्ता को समझेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर कुछ बातें हैं जिन्हें मैं अवश्य समझा दूं। कई बच्चों के प्रॉपरली आ रहे हैं मैसेज कि क्या सर ये क्लास रिकॉर्डेड है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, विभाष हैं, प्रीतम हैं, अनुराधा है, विनोद हैं, राघव है, हर्षित हैं, पल्लवी हैं, माधव हैं, चैट पैड मेरे सामने खुला हुआ है, सबके मैसेजेस भी देख रहा हूं, और ये देखकर मैं सबके जवाब नहीं दे सकता, अदरवाइज क्लास हाईजैक्ड लगेगी। आप में से एक भी विद्यार्थी अगर ये सोचे कि वो अच्छे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना चाहता है और बार बार मैं चैट पैड की तरफ नजर डाल के किसी के कमेंट्स पढ़ता रहूं, तो आपकी क्लास बाधित होगी या नहीं बाधित होगी? यह भी ध्यान रखिएगा कि आपके प्रत्येक प्रश्न जो भी होंगे, एक भी प्रश्न मेरे नजरों के सामने से कभी बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी सारी टीम इस बात पर लगी हुई होती है कि किस विद्यार्थी का प्रश्न क्या है, उन प्रश्नों का समाधान क्लास के अंतर्गत ही हो जाए। तो सारी की सारी टीम इस पर काम कर रही है। मैं सारे विद्यार्थियों का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी यह ध्यान रखे कि आपके कॉमेंट्स हमारे द्वारा देखे जा रहे हैं। हमारी टीम प्रत्येक कमेंट्स को हर मिनट, हर एक सेकेंड वॉच आउट कर रही है। क्लियर है ना? तो घबराइए मत, बस मेरी बातों को सुनिएगा। शुरू करते हैं बातों को यहां से। कई विद्यार्थियों के अभी जो मैसेजेस थे, पहले उनका जवाब दो कि क्लास हिंदी की है, इंग्लिश की है। विशुद्ध रूप से ये संकल्प बैच जो शुरू किया जा रहा है, इसकी जो भाषा है, भाषा हिंदी है। कैसी है भाषा इसकी? हिंदी भाषा है। मीन्स हिंदी भाषा है और हिंदी माध्यम का ही ये क्लास है। इसमें इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी उपस्थित ना रहें तो बेहतर होगा। बट हिंदी माध्यम के तमाम विद्यार्थियों के लिए एक सूचना जरूर देना चाहूंगा कि जो विषय है, विषय की कुछ प्रकृति ऐसी है, भूगोल विषय की कुछ प्रकृति ऐसी है कि इसका जो विकास, वर्तमान विकास है, पाश्चात्य जगत में अधिक हुआ है, वेस्ट वर्ल्ड में अधिक हुआ है, यूरोप में हुआ है, अमेरिकन वर्ल्ड में हुआ है। तो इसकी कई ऐसी शब्दावलियां हैं जो कि आज भी हिंदी में एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन के रूप में नहीं आई हैं, उपयुक्त अनुवाद के रूप में नहीं आई हैं। तो जब भी आप इस विषय को पढ़ेंगे, तो विषय को पढ़ते हुए जो टर्म्स आते हैं, विषय के संदर्भ में जो कीवर्ड्स आते हैं, प्रॉपर टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को मेरे द्वारा अर्थात आपके शिक्षक के द्वारा इंग्लिश में भी बोला जाएगा, हिंदी में भी बोला जाएगा। आपका दायित्व या कर्तव्य बनता है कि आप हिंदी के भी शब्द को समझें और आप इंग्लिश के भी शब्द को समझें, क्योंकि यूपीएससी या अदर पीसीएस एग्जामिनेशंस आप स्टेट्स के देखेंगे, उन सब में भी एक नोट यही लगा रहता है कि अगर किसी प्रश्न पर अनुवाद के संदर्भ में हिंदी एवं इंग्लिश भाषा पर विवाद उत्पन्न हुआ तो हमेशा मानक इंग्लिश भाषा को ही रखा जाएगा। तो क्यों ना मित्रों हम टर्मिनोलॉजीज साथ साथ में इंग्लिश की भी याद करते चले, समझते चले। दूसरी बात यह भी बता दूं कि आपके मन में कुछ ऐसा हो सकता है कि सर इंग्लिश भी रटेंगे तो मेरे लिए रटने में, याद करने में कठिनाई आएगी। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं कोई कठिनाई पैदा नहीं होने दूंगा। बस 1 से 2 दिन का आप मौका दें विषय को समझने में, विषय की प्रकृति को जानने में, मेरे पढ़ाने के तौर तरीकों को समझने में। हर एक शब्द जो मैं बोलूंगा, इतने बार बोलूंगा, वो इतने बार उपयोग में आएगा कि सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। आपको अलग से बैठकर सिर हिला हिलाकर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका यकीन दिलाता हूं। तो हिंदी माध्यम की क्लास है, सभी आश्वस्त हो जाएं, बट इंग्लिश वर्ड यूज होंगे, इसके लिए सभी तैयार होंगे। सभी तैयार होइए कि इंग्लिश वर्ड यूज करने हैं। अंग्रेजी की शब्दावलियों का प्रयोग भाषा के रूप में नहीं होगा, केवल एवं केवल
टर्मिनोलॉजीज के रूप में होगा। कीवर्ड्स एंड टर्म्स बस इंग्लिश में यूज किए जाएंगे और उन इंग्लिश का हिंदी शब्द जरूर बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि हिंदी से वंचित रखा जाएगा, बट इसका इंग्लिश वर्ड भी क्या होता है आपको यह जानना आपके लिए परम आवश्यक होगा, इसलिए भाषा हिंदी माध्यम की रखी जाएगी। दूसरा, कुछ विद्यार्थियों द्वारा यह भी मैसेज लिखा गया है, एकाध विद्यार्थियों द्वारा, कि सर थोड़ी हिंदी भाषा सरल रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाषा तो हमेशा सरल ही रहेगी हिंदी की, बट उपयुक्तता का ध्यान रखा जाएगा। अगर यूपीएससी के नोट्स में अगर आप ध्यान दें कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं और अगर नोट उनने क्या दिया है, उस नोट में दिया भी होता है कि जब भी उत्तर लेखन का प्रयोग करें तो उत्तर लेखन में शुद्धता का ध्यान रखें, संक्षिप्तता का ध्यान रखें, संक्षिप्तता का ध्यान रखें। तो मित्रों, सटीकता का भी ध्यान रखना है, सटीकता का ध्यान रखें। तो एक लास्ट बात आती है, सारगर्भिता का ध्यान रखें। ये सारगर्भिता ही होती है जिसको कहते हैं आप गागर में सागर भरना। तो कई बार जो ये ध्यान रखो, शुद्धता होनी चाहिए, आपके शब्द एक्यूरेट हों, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं, कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ब्रीफ हो शब्द, समझ रहे हैं मेरी बात। और ये जो सटीकता, जहां बात एक्यूरेसी की गई है, तो एक्यूरेसी का मतलब है कि जहां जिस संदर्भ में जिस हिंदी भाषा के शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए वहां उसी संदर्भ में उसका प्रयोग किया जाए, अदरवाइज अर्थ का अनर्थ निकलने लगता है। तो सटीकता का ध्यान रखना है। विषय को जब उपयुक्तता के स्तर पर, सटीकता के स्तर पर, एप्रोप्रिएसी के स्तर पर बोला जाता है, तो कई बार जब हम आम बोलचाल में उस शब्द का प्रयोग नहीं करते तो हमें वह हिंदी भाषा का ही शब्द कठिन लगने लगता है। इसलिए मेरे तमाम प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा सुझाव होगा कि जो भी नया शब्द आता है, जिस नई शब्दावली को आप सुनते हैं, उसे आत्मसात करने के प्रयास करेंगे, उसे स्वग्रहण और स्वांगीकरण करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप उस शब्द के साथ अपने आगे की पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएं। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? वो शब्द उपयुक्तता का होगा, सारगर्भिता का होगा। सारगर्भिता का आशय केवल इतना है कि कई बार हम किसी बात को समझाने के लिए कहने लगते हैं, जैसे मान लीजिए किसी से बात हुई, हमने कोई प्रश्न पूछा, तो आप कहने लगते हैं सर आई मीन टू से दैट दैट दिस दिस दिस, ये सब करने लगते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। सारगर्भिता का मतलब होता है एकदम पंचिंग वर्ड्स में बोलना कि सर मेरा मतलब यह वह नहीं है, दिस वन यही है जैसे भाव जब आप बताते हैं तब सारगर्भिता की बात आ जाती है, गागर में सागर भरने की बात आ जाती है। तो मित्रों ध्यान रखें, जब भी राजेश मिश्र सर उत्तर लेखन के क्रम में, टेक्स्ट लेखन के क्रम में भाषा का प्रयोग करेंगे, इन तमाम पक्षों का हमेशा ध्यान रखेंगे और इन पक्षों का ध्यान रखते हुए आपको भी अपने उत्तर लेखन को की परिपाटी को आगे बढ़ानी होगी। अगर इस स्तर पर कहीं त्रुटियां आ रही हैं तो इसे धीरे धीरे विकसित करना है, वरीड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे मित्रों आपको विकसित करना है। और यकीन दिलाता हूं फिर से कि अगर लगातार आप आंसर राइटिंग की प्रक्रिया में रहे, लगातार आप टेक्स्ट नोट मेकिंग की प्रक्रिया में रहें, तो आपके 1 से 1.5 महीने में ये सारी चीजों पर परिवर्तन आ जाएगा। आप भाषा के साथ खेलना सीख जाओगे, और भाषा के साथ खेलना, जब आपके पास कंटेंट भी हो, कॉन्सेप्ट भी हो, खेलना ही आपके प्रेजेंटेशन का लैंडमार्क डिसीजन होगा। आपको यहां पर उत्तर लेखन करते समय एग्जामिनर को बताना है कि इस विषय के बारे में मैं जितना अच्छे से जानता हूं, इस विषय का प्रस्तुतिकरण भी उतना बढ़िया कर सकता हूं। प्रस्तुतिकरण करते समय आपको इन 4 कीवर्ड्स को ध्यान रखना होगा, और इसी कीवर्ड्स को ध्यान रखते हुए मेरे द्वारा हमेशा ही शुद्ध भाषा और शुद्ध शब्दावलियों के प्रयोग किए जाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए कुछ बच्चों को इस भाषा के कुछ शब्द दुरूह या कठिन लगने लगते हैं, तो इस कठिनता को मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। पर आप भी लिखते समय, पढ़ते समय, सुनते समय, समझते समय उपयुक्त शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। ओके, तो जीवन शैली में कुछ तो परिवर्तन आता होगा और करना भी होगा। बस आपके द्वारा किए गए प्रश्नों के जवाब इतने ही हैं। अब हम लोग अपने विषय की प्रकृति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर ये ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी क्या है? आपने लिखा ये शब्द, और यहां पर हमने लिखा कि व्हाट इज ज्योग्राफी, क्या है, जिसे आपको पढ़ना है तो क्या है। फिर इसके बाद बात आती है विषय वस्तु की। स्लो स्पीड में, बट एक एक शब्द क्लैरिटी के साथ समझाना चाहूंगा।
अगर यहां पर इसे अमूर्त रूप में विषय के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्योग्राफी शाब्दिक व्याख्या के क्रम में आप सभी के सभी यहां पर देख सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से बना हुआ एक विषय है। जहां पर पहला शब्द क्या आता है, जियो आता है, तो दूसरा शब्द क्या आ रहा है मित्रों, ग्राफी आता है। बट इस तरह से शाब्दिक व्याख्या के रूप में इस विषय को समझा जाए, मुझे लगता है उपयुक्त नहीं होगा। इसे समझने के लिए मैं एक दूसरा विषय वस्तु उठाता हूं, दूसरा एक संदर्भ उठाता हूं, तब जाकर चीजें बेहतर हो पाएंगी आपके लिए। देखो, समझो कुछ ऐसा। मित्रों, आप ये देखो, नोटिस करना, भारत भूमि है, संपूर्ण भारत की धरा है। पूरे भारत पर एक नजर डालने की कोशिश करो। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, प्रायद्वीप के दोनों ओर अरब सागर तथा बंगाल खाड़ियों के लहराते हुए जल हैं, हिलोरे लेते हुए जल क्षेत्र हैं। तो मध्यवर्ती पठारी भाग है, तो पठार एवं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य मैदान हैं। अर्थात संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को अगर आप देखो तो पूरे उपमहाद्वीप क्षेत्र में भौगोलिक विविधता है। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो कहीं घाटियां हैं, कहीं तटीय मैदान है, तो कहीं पर सागरीय जल के तट प्राप्त होते हैं, विस्तृत तट प्राप्त होते हैं, भूआकृतिक विविधता प्राप्त हो रही है। तो दूसरी तरफ देखो, जलवायविक विविधता भी है। मालाबार तट की जलवायु पश्चिमी राजस्थान के जलवायु से सिमिलैरिटी नहीं रख रही होगी। पूर्वोत्तर भारत की जलवायु भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के जलवायु से समानता नहीं रखती होगी। क्योंकि जलवायविक विविधता है, भौगोलिक विविधता है, तो संपूर्ण भारत में रहने वाले लोगों की प्रकृति को भी आप देखो कि लोगों की सांस्कृतिक प्रकृति में भी विविधता देखने को मिलती है। बहुत गहन आशय है इन शब्दों के समझने की कोशिश करना कि चूंकि भारत भौगोलिक विविधता का देश है, जलवायविक विविधता का देश है, इसलिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की वेशभूषा, रंग रूप, आचार विचार, रहन सहन, खान पान एक दूसरे से भिन्न प्राप्त होता है। प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्रों पर, तमिलनाडु तथा केरल के तट पर, मालाबार तट पर रहने वाला लोग अगर लुंगी धारण करता होगा, तो कश्मीर पर रहने वाला लोग ठंडी से बचने के लिए मोटा लबादा या चोंगा धारण करता है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगर धोती कुर्ते का चलन है, तो पश्चिम के राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़ों के साथ साथ मोटी पगड़ी धारण करने का चलन है, प्रचलन है मित्रों। उत्तर भारत में, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में अगर गौर वर्ण के लोग होते हैं, जिसको गोरा रंग कहते हैं आप, तो प्रायद्वीप में श्यामल वर्ण के लोग पाए जाते हैं। तो आखिर मानव जाति की संस्कृतियों में इतना विभेद कैसे पैदा हुआ? मानव जाति के खान पान में कहीं तो शाकाहार का प्रचलन अधिक होगा, तो कहीं शाकाहार के साथ साथ मांसाहार का भी प्रचलन होगा। आखिर खान पान में परिवर्तन क्यों हुआ? कहीं तो मित्रों चावल दाल खाने की खूब परिपाटी है हमारे बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो कहीं पर शाक भाजी और रोटी खाने की परंपरा है। आप पंजाब से लेकर पूरी पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण तक चले जाइए, रोटी खाने की ही बात की जाएगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, तो कहीं तो इडली खाया जाएगा, कहीं सांभर इडली खाने की परंपरा होगी, डोसा खाने की परंपरा होगी। तो आखिर क्यों खान पान में इतना अंतर आया? क्यों रंग रूप में इतना अंतर आया? क्यों वेशभूषा में इतना अंतर आया? क्यों परिधानों में इतना अंतर आया? इन तमाम विषय वस्तुओं को समझने का जो विषय है वह कोई और नहीं बल्कि आपका ज्योग्राफी है, आपका भूगोल है। मित्रों, हमारे जीवन के जितने भी राग रंगनियां हैं, आमोद प्रमोद हैं, हमारे विनोद के साधन हैं, उन सब में भी देखो कई तरह से अंतर देखने को मिलता है। और ऐसे लगता है कि जलवायु और भू आकृतिक परिवर्तनों से उन सब में भी कहीं ना कहीं या कि एक सूत्रता देखने को मिलेगी या विविधता देखने को मिलेगी। एक बात समझने की कोशिश करना, जब भारत को आप देखते हो और भारत के पड़ोसी देशों को देखते, थोड़ा सा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में चलने की कोशिश करो,
फिर मैं एक बार जलवायु में लाते हुए इस विषय की प्रकृति को समझाने की प्रयास करूंगा। अगर भारत की भौगोलिक सीमाओं को देखने की कोशिश करो तो आप नोटिस करना कि ऐतिहासिक कालखंड से भारतीय उपमहाद्वीप में जिन शासक वर्गों के शासन रहे हैं, उन्होंने कभी दूसरे देश की भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया। भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण अगर कभी एकाध संदर्भ में हुआ भी है तो वहां के आर्थिक संसाधनों को दोहन करना, वहां के आर्थिक संसाधनों का रॉबरी पूर्ण दोहन करना, यह कभी भी उद्देश्य भारतीय शासकों का नहीं रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कि भारत में प्राचीन काल से लेकर औपनिवेशिक काल तक तमाम विदेशी आक्रमणकारी आक्रांता आते गए और यहां संसाधनों का दोहन करते चले गए। तो आखिर ऐसा क्या है कि हमारी प्रकृति में आक्रमण की प्रकृति है ही नहीं, हम आक्रामक प्रकृति के है ही नहीं। जबकि अगर आप देखेंगे, मंगोलों को देखेंगे, आप पर्शियन को देखेंगे, आप समझ रहे मेरी बात, अफगानी को देखेंगे, आप टर्किश लोगों को देखेंगे, इनके अंदर वह आक्रामकता ऐतिहासिक संदर्भ में देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह भी मित्रों भूगोल रहा है। बेसिकली अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत की धरा खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टिकोण से हमेशा ही संपन्न रही है। अगर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों को देखो, गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है तथा इनकी तमाम सहायक नदियां हैं। इन सभी नदियों में सालों भर उपलब्ध निर्मल पेयजल है, सिंचाई के लिए उपलब्ध शुद्ध जल है। और दूसरी तरफ आप देखो, उर्वर धरा है, जहां पर हर साल प्रत्येक वर्ष किसी भी जलवायविक दशा में एडवर्स कंडीशन में भी इतना खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है कि हम भूख के लिए किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। अगर पग पग में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा उनके सहायिकाओं का निर्मल जल हमें पीने के लिए उपलब्ध है, शस्य श्यामला धरती मां हमारी अगर इतनी उपज पैदा कर रही है कि हम विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, शाक सब्जी, फल फूल इतना उत्पादित कर रहे हैं कि हमारी आत्मा भोजन की दृष्टि से तृप्त है, तो जल्दी से बताओ, जब हमारा पेट ठीक से भरा होता है तो हमारे विचारों में आक्रामकता आती है या नहीं आती? तो आप कहोगे नहीं सर, तब फिर कोई आक्रामकता नहीं रहती। लेकिन जहां मंगोल की बात करेंगे, मंगोलिया का पूरा भौगोलिक पृष्ठभूमि देखिए, जहां आप मध्य एशिया की बात करेंगे, जहां आप पश्चिम एशिया की बात करेंगे, मरुस्थल क्षेत्र हैं। ज्यादातर इनका भूभाग मरुस्थलीय है, पठारी है, पर्वतीय है, जहां पर भोजन के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। अधिकतर समुदाय यहां का चरवाहक समुदाय है, चलवाशी पशुचारण की क्रिया करता है और पशुओं के लिए चारे तक उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो भोजन की चाह में, चारे की चाह में इन्हें संसाधन चाहिए होंगे या नहीं चाहिए? आपका जवाब होगा यस सर, निश्चित रूप से इन्हें संसाधन चाहिए होंगे। तो इन्हें संसाधन कहां की ओर दिखाई दिया? भारतीय उपमहाद्वीप की ओर दिखाई दिया। तो लगातार इनके अंदर आक्रामकता की प्रवृत्ति इस उद्देश्य से पनपती चली गई कि हमें भारतीय भूभाग से अपने जीवित रहने के लिए संसाधनों का एकत्रण करना होगा। इसीलिए लगातार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो भारत पर आक्रमण होता रहा। तो हमारी शांति प्रकृति, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंदर निहित था, तो हमारी शांत प्रकृति के पीछे का जो ध्येय है, जो कारण है, उसके पीछे भी भूगोल रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान से सुनना, जबकि इसके पीछे अगर आप पश्चिम एशिया देखें, आप मध्य एशिया और मंगोल क्षेत्र को देखें, इनकी आक्रामकता की प्रकृति के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कोई और नहीं बल्कि भूगोल है। अर्थात हमारी प्रकृतियां भूगोल द्वारा कैसे जन्म दी जाती हैं, आप इस बात को भी यहां से समझ सकते हैं। मित्रों, जलवायविक पृष्ठभूमि में अंतिम अगर उदाहरण दें कि देखना, समझने की कोशिश करना, मॉनसून बारिश की प्रकृति होती है कि अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन है। एक बार वर्षा प्राप्त होगी तो एक बार शुष्कता का कालखंड आएगा। ग्रीष्म काल की तपती हुई दोपहरी के उपरांत जैसे ही मानसून आरंभ होने वाला होगा, तो मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में मानसून की जब पहली बूंदें मालाबार तट को भिगोती हैं, मालाबार तट को तरबतर कर रही होती हैं, तो मित्रों, जल की बूंदों के प्रहार से मिट्टी से
निकली हुई शोंधी खुशबू उस मालाबार तट में उमंग पैदा करती है, और वही उमंग वहां के सांस्कृतिक जीवन में किस रूप में प्रकट होता है? मोहिनी अट्टम जैसे सांस्कृतिक पर्व के रूप में प्रकट होता है। यही बारिश की बूंदें, मानसून की बूंदें जब धीरे धीरे भारत के प्रायद्वीप के दक्षिणतम छोर को भिगोती हुई उत्तर की ओर बढ़ती हैं, तो उत्तर की ओर बढ़ने के क्रम में महाराष्ट्र में तमाशा जैसा लोक नृत्य चल रहा होता है। तो महाराष्ट्र से लगे हुए गुजरात के तटीय क्षेत्रों में, महाराष्ट्र से लगे हुए गुजरात के किसके आसपास? दादरा नगर हवेली के आसपास के क्षेत्रों में अफ्रीका से आया हुआ जो ट्राइबल कम्युनिटी है वह सिंगाबोंगा डांस कर रहा होगा। यही बारिश की बूंदें जब ओडिशा के तट को तरबतर कर रही होंगी, ओडिशा के भूभाग को भिगो रही होंगी, तो मित्रों खुशी के रूप में मनाया जाने वाला पर्व वहां ओडिसी मनाया जाएगा। तो यही पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड के तटीय क्षेत्रों में, बॉर्डर क्षेत्रों में, पुरुलिया जिले के आसपास छाऊ नृत्य के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, मानसून के आगमन के साथ फसलों के संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाने वाला पर्व बिहू है। तो जैसे ही मानसून थपकियां लगाता है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, ब्रजभूमि में थपकियां लगाता है, तो ब्रजभूमि में मानसून के आगमन का स्वागत करते हुए घर घर झूले डलते हैं। उन झूलों में प्रभु श्री कृष्ण के संदर्भ में भजन गायन गाया जाता है, सखियां झूले झूल रही होती हैं, घर घर में सावन के गीत गाए जा रहे होते हैं, और सखियां गाती भी हैं कि आओ रे सखी सावन आया है। और इन्हीं बारिश की बूंदों ने भारतीय सांस्कृतिक जीवन में, भारतीय लोक साहित्य में, भारतीय ललित साहित्य में तमाम प्रकार के विषय बिंदुओं की छटाओं को अपने आगोश में भरा है मेरे दोस्तों। और इसके पीछे कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं, केवल भूगोल रिस्पॉन्सिबल है। यही बारिश की बूंदें हैं जिनमें कबीर ने भी अपनी बातों को कई श्लोकों और कबीर ने भी अपने कई दोहों में मेंशन किया है। तो अगर कबीर की बात ना करें, हम कालिदास की भी बात करें, तो मेघदूतम जैसा साहित्य इन्होंने इन बारिश की बूंदों और मेघों से तुलना करते हुए कुछ विशेष संदर्भों में लिखा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम मानसून की बात करें, अगर हम जलवायु की बात करें, हम भू आकृतिक दशाओं की बात करें, तो इन सब का हमारे जीवन पर, हमारी प्रकृति पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि हम इनसे कभी अलग हो नहीं सकते। इसीलिए मेरे कहने का मतलब केवल एक है कि भूगोल अपने आप में एक विषय नहीं है। सभी मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से इस अंतिम लाइन को सुनना कि भूगोल एक विषय नहीं है, बल्कि आपकी एक जीवन शैली है। आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, आपके जीने का तौर तरीका क्या होगा, आपके अंदर वसुधैव कुटुंबकम का भाव होगा या आक्रामकता की प्रकृति होगी, आपके स्वभाव, आपके चरित्र और आपकी प्रकृति को भी कोई और नहीं, काफी हद तक भूगोल प्रभावित करता है। इसलिए इस विषय को आप जीवन शैली के रूप में लेंगे। यह दिन प्रतिदिन सुबह उठते हैं, रात्रि काल में विश्राम में फिर से बिस्तर के आगोश में जाते हैं, तो भोर वेला से लेकर संध्या वेला तक तमाम प्रकार की मानव की क्रियाएं किसी और से नहीं बल्कि भौगोलिक दशाओं से जुड़ी होती हैं। उन तमाम विषय बिंदुओं को समझने का विषय भूगोल है, जिसे हम यहाँ कक्षागत रूप से पाठ्यक्रम के विषय वस्तुओं के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो इसे कुछ इस रूप में समझा जाना चाहिए। लेकिन एग्जाम में आएगा तो क्या आप यही लिखेंगे? आपको अपनी कॉपी में परफॉर्म करना तो क्या यही लिखेंगे? नहीं, ऐसा आप नहीं लिख सकते हो। इसे लिखने के लिए हमें इसकी प्रकृति को विषयगत या विषय वस्तुगत आधार प्रदान करना होगा, और वह वस्तुगत आधार प्रदान करने के लिए अब हम शुरू करते हैं यहां से। टॉपिक मित्रों आपका शुरू हो चुका है, बातें यहां से समाप्त हो चुकी हैं, इसे अब आप यहां पर देखने की कोशिश करना, ठीक है? प्रश्न उठता है कि ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी अगर शाब्दिक विश्लेषण करें हिंदी में कि भूगोल क्या है, तो यह बहुत सरल शब्द है। गोल शब्द का मतलब है राउंड, स्फेरिक, और भू का मतलब भूमंडल, अर्थात हमारी
गोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय को भूगोल कहा जाता है। लेकिन बड़ी ही यह सरल परिभाषा है, पृथ्वी गोल है अर्थात गोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय को ही भूगोल कहते हैं। अगर इंग्लिश में आप इसे देखें, इंग्लिश शब्दावली के रूप में इसे देखने का प्रयास करें, तो देखिए यह शब्द है ज्योग्राफी, शब्द का प्रोनाउंसिएशन ठीक रखेंगे, शब्द है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बारे में यह कहा जाता है यह दो लैटिन वर्ड्स के मेल से बना हुआ है। पहला शब्द है जियो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी का देवता। वास्तविक उद्देश्य में जियो का मतलब होता है पृथ्वी का देवता या पृथ्वी देवता होता है। तो जियो का मतलब है द अर्थ। क्या है मित्रों? द अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी है। और ग्राफी का मतलब होता है नॉलेज, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, ग्राफी का मतलब होता है एनालिसिस। अर्थात यहां पर अगर हम नॉलेज के संदर्भ में बात करें, अगर हम यहां स्टडी के संदर्भ में बात करें, तो ज्योग्राफी क्या हुआ? ज्योग्राफी का सीधा सीधा अर्थ है द स्टडी ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी क्या हो गया? द स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय को क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। अगर भूगोल से संबंधित जितने भी ज्योग्राफर्स हैं, उन ज्योग्राफर्स की परिभाषा को देखने का प्रयास करेंगे, तो पहला एकदम परंपरागत परिभाषा के रूप में उन्होंने कहा है कि पृथ्वी का विज्ञान ही भूगोल है। क्या कहा है मित्रों? पृथ्वी का विज्ञान, इसे अर्थ साइंस कहा है। अब आपके मन में आया होगा कि यह साइंस क्यों है, पृथ्वी का विज्ञान क्यों है भूगोल, इसे विज्ञान शब्द से क्यों संबोधित करते हैं? यह भी आपको यहां समझना होगा, इसे बहुत अच्छे से समझना होगा कि भारत की ऐसी कई यूनिवर्सिटीज है, कई विश्वविद्यालय हैं। जब ज्योग्राफी से आप मास्टर करते हैं तो इसके लिए एमएससी की डिग्री प्रदान करते हैं। तो भारत के कुछ एक ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जब इससे आप मास्टर करते हैं तो आपको एमए की डिग्री प्रदान करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इसमें एमएससी की डिग्री प्रदान कर रहे हैं? लोग का मतलब यूनिवर्सिटीज, तो कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें एमए की डिग्री प्रदान करते हैं। सारे संदर्भों की व्याख्या आज मैं मित्रों करूंगा, भूगोल के बारे में तार तार आपके सामने खोलकर रखूंगा, ताकि इसकी प्रकृति को, इसके अप्रोच को, अध्ययन के तौर तरीकों को, सबको आप बढ़िया से समझ भी पाओ और आगे अपने विषय वस्तु को समझने में आपको सरलता भी रहे। तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इसे विज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि विज्ञान का एक बेसिक फिनोमिना है, इसमें प्रत्येक परिघटनाओं को एक तो सिस्टमैटिक क्रम में पढ़ा जाता है, क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जाता है, और क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हुए कारण एवं परिणामों की खोज की जाती है। क्या की जाती है? क्रमबद्धता के साथ साथ किसी भी संकल्पना का, विषय वस्तु का कारण क्या था, उसका परिणाम क्या होगा, इन तीन पक्षों का अध्ययन किसी भी विज्ञान सम्मत विषय में किया जाता है। भूगोल की प्रकृति भी कुछ ऐसी है कि भूगोल में किसी भी भौगोलिक अवस्थिति के उत्पत्ति एवं विकास के कारणों का अवलोकन करते हैं। यहां किसी भी विषय वस्तु में क्यों का प्रश्न सबसे पहले किया जाता है कि तुम क्यों उत्पन्न हुए, तुम कहां से आए, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, अर्थात क्यों क्या है, कहां क्या है, कैसे क्या है। तो क्यों, कहां, कैसे आदि प्रश्नों का यहां पर हल ढूंढने का प्रयास पृथ्वी के संदर्भ में किया जाता है। इसीलिए इस विषय को पृथ्वी का विज्ञान कहा गया है। जैसे मान लो एक पर्वत श्रेणी है, अब पर्वत श्रेणी के संदर्भ में हम उदाहरण देते हैं कि आपके सामने हिमालय है। अब हिमालय के नाम से तो सभी परिचित हैं। मैं अल्प्स, रॉकी, एंडीज बोलता तो एक बार हो भी सकता था कि आप में से कुछ विद्यार्थी परिचित ना होते हैं, बट निश्चित रूप से हिमालय से तो सभी के सभी परिचित हैं। अगर आप हिमालय से परिचित हैं तो अगर भूगोल विषय में पढ़ना है तो आप क्या क्या हिमालय में पढ़ेंगे? सबसे पहले हिमालय का विकास कब हुआ या यह अस्तित्व में कब आया, तो पढ़ते हैं कब आया। फिर पूछते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर कहते हैं हिमालय अवस्थित कहां पर है। तो ध्यान से, हिमालय कब अस्तित्व में आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह
कहाँ व्याप्त है, इसके प्रभाव क्या हैं, यह तमाम पक्षों का विश्लेषण जब हम करते हैं तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही क्रमबद्धता है, बहुत ही कारण एवं परिणाम परक अध्ययन के तौर तरीके हैं। पृथ्वी के संदर्भ में बात है, पृथ्वी के किसी स्थलाकृति के अध्ययन के संदर्भ में बात है, पर कारण और परिणाम के साथ चूंकि बातें की जाती हैं, इसीलिए इस विषय को विज्ञान के तुल्य रखा गया है। प्रत्येक टॉपिक इसके विज्ञान से जुड़े हुए हैं। पहला टॉपिक भू आकृति विज्ञान है, दूसरा टॉपिक समुद्र विज्ञान है, तीसरा टॉपिक जलवायु विज्ञान है। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? पहले टॉपिक से पूर्व भी हम खगोल विज्ञान पढ़ेंगे, अर्थात इसके विषय वस्तु विज्ञान सम्मत होते हैं, क्योंकि कारण एवं परिणामों की बात करते हैं, सिस्टमैटिक अध्ययन करते हैं, तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए इस विषय को विज्ञान के तुल्य रखा गया है। तो भूगोल को परिभाषित करेंगे सामान्य दृष्टि से तो क्या कहेंगे कि यह पृथ्वी से संबंधित विज्ञान है या पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। पर मित्रों, इसमें प्रश्न उठता है, यहां पर कई विद्वानों ने गहन प्रश्न उठाए कि पृथ्वी के संदर्भ में या पृथ्वी से संबंधित विज्ञान तो है, तो क्या इसमें संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना है? इसका केंद्रीय विषय वस्तु अध्ययन का क्या होना चाहिए? अब पृथ्वी के बारे में अगर मैं बात करूं कि सपोज दिस वन इज अर्थ, समझने की कोशिश करना कि मान लो ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, यहां पर पृथ्वी का केंद्र है, तो हमारा अध्ययन कहां तक सीमित होगा? क्या संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना है? पृथ्वी की सतह पर व्याप्त संपूर्ण पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, नदी आदि का अध्ययन करना है? क्या पृथ्वी के अंतरतम की दशाओं का अध्ययन करना है? क्या पृथ्वी के वायुमंडल और वायुमंडल से बाहर उपस्थित अनंत ब्रह्मांड का अध्ययन करना है? तो मेरा जवाब होगा मित्रों, भूगोल अपनी परिभाषा को प्रसंस्कृत करता हुआ करता है कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों, भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना नहीं होता। लोबेक जैसा विद्वान, इमैनुअल कांट जैसा विद्वान, फिलिप जैसा विद्वान इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि भूपटल पर व्याप्त भू आकृतिक विविधताओं के अध्ययन का विषय ही भूगोल है। अब कठिन हो गया, मुझे पता है ये बात कठिन हो गया, पर इस कठिनता को मैं सरल करूंगा। पर पहले एक शब्द सुनने की कोशिश करो, भूपटल पर व्याप्त भू आकृतिक विविधताओं या स्थलाकृतिक विविधताओं के अध्ययन का विषय ही भूगोल है। कुछ इस रूप में परिभाषित किया गया। तो भूपटल पर क्या क्या व्याप्त है, ध्यान से समझो। यहां शब्द है, मैं लिख देता हूं, भूपटल पर व्याप्त भौगोलिक या भूआकृतिक विविधताओं के अध्ययन की बात की गई है। अब भूपटल पर व्याप्त क्या है? सबसे पहला तो महाद्वीप हैं और सागर हैं। महाद्वीपों पर क्या व्याप्त हैं? पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, घाटियां हैं। अर्थात एक लाइन क्लियर हो गई कि भूगोल अपने परिभाषा में यह कह रहा है कि मेरा उद्देश्य पृथ्वी के अंतरतम को पढ़ना नहीं है। परिभाषा से समझने की कोशिश करना तो क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरा उद्देश्य पृथ्वी के अंतरतम अर्थात द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के आंतरिक भाग को पढ़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य वायुमंडल से बाहर क्या है यह पढ़ना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है पृथ्वी के भूपटल में या भूपृष्ठ में पर्वत कैसा है, पठार कैसा है, मैदान कैसा है, घाटियां कैसी हैं, इन सब का अध्ययन करना है। केवल यह भूपटल तक सीमित हो जाता है। यहां यह बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां पर मूल रूप से भूपटल का अध्ययन करना है, और भूपटल पर या भूपृष्ठ पर, जिसे अर्थ सरफेस आप कहते हैं, अर्थ सरफेस पर उपस्थित स्थलाकृतियों का अध्ययन आपको करना है। यहां पर आपका उद्देश्य अंतरतम का अध्ययन करना नहीं है, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे यह विषय अपने आप में भूगर्भ शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? भूगर्भ शास्त्र हो जाएगा। और यूपीएससी के सिलेबस में भी जियोलॉजी एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे वायुमंडल से बाहर
के विषय वस्तु को आप पढ़ेंगे तो वह विषय वस्तु स्पेस साइंस में आ जाती है, अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान में आ जाती है। तो अंतरिक्ष विज्ञान भी अपने आप में एक विषय है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको केवल पढ़ना है भूपटल पर व्याप्त स्थलाकृतियों को तथा वायुमंडलीय दशाओं को पढ़ना है। अब आगे चलकर इस पर भी एक प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या केवल हमें यहां पर स्थलाकृतियों का अध्ययन करना होगा भूगोल में? क्या केवल पर्वत पठार मैदानों का अध्ययन करना होगा? जवाब आया नहीं, पृथ्वी की सतह पर व्याप्त सभी पर्वत पठारों का भी अध्ययन नहीं करना, बल्कि उन्हीं क्षेत्रों का अध्ययन करना है जो मानव जाति के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, क्या है? फिर से बोलूंगा, उन्हीं सतह के क्षेत्रों का अध्ययन करना है, उन्हीं भूभागों का अध्ययन करना है जो मानव जाति के लिए उपयोगी हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहां बात यह आ गई कि हमें भूपटल की उन्हीं स्थलाकृतियों का अध्ययन करना है जो मानव जाति के लिए उपयोगी हैं, तो उपयोगिता यहां यह साबित कर देती है कि ध्यान रखें, जहां पर मानव जाति है उसी भूभाग का अध्ययन करना होगा। जहां मानव जाति निवास नहीं कर रही है, जो भूभाग मानव जाति के लिए आवश्यक नहीं है, उनका भी अध्ययन भूगोल के अंतर्गत नहीं करना। अब मैं यहां पाठ्यक्रम को सीमित कर रहा हूं, नहीं कई बच्चे लगातार दुनिया भर के पर्वत पठार मैदान याद करते रहते हैं, ऐसा आपको इस खंड के अंतर्गत नहीं करना है। उन्हीं क्षेत्रों का अध्ययन करना है जो मानव जाति के लिए उपयोगी होंगे, उन्हीं पर्वतों का अध्ययन करना है, उन्हीं द्वीपों का अध्ययन करना है, उन्हीं नदियों का अध्ययन करना है जो हमारे लिए किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उपयोगी होंगे। उन क्षेत्रों का अध्ययन नहीं करना जिनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। फिर से भूगोल अपने आप को सीमित कर दिया। तो अब यहां प्रश्न उठता है कि भूगोल में पर्वत पठार मैदानों का अध्ययन करना है या मानव जाति का अध्ययन करना है? तो आगे चलकर वर्तमान जो परिभाषा एज ऑफ डिस्कवरी के बाद निकलकर आती है, अन्वेषण काल के बाद निकलकर आती है, तो भूगोल विषय का एक विस्तृत चरित्र निकलकर आता है कि भूगोल विषय में हमेशा दो विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब दो विषय वस्तु कौन कौन से हो गए? एक आता है भौतिक प्रकृति का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? भौतिक प्रकृति का अध्ययन करना है। तो दूसरी बात आ जाती है कि यहां पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना होगा, क्योंकि मानव विहीन पृथ्वी का अध्ययन किया जाना कोई औचित्य का विषय नहीं है, मानव क्रियाएं पढ़ी जाएंगी। भूगोल विषय के अध्ययन के दो कोर क्षेत्र हैं। ध्यान रखना, सीधे सीधे पाठ्यक्रम पर हम आ रहे हैं अब, और पाठ्यक्रम आपको लिखाएंगे भी, विषय वस्तु लिखाएंगे। क्या है समझो, यहां पर दो कोर क्षेत्र आ रहे हैं आपके, एक भौतिक प्रकृति आ रही है तो दूसरी मानवीय क्रियाएं आ रही हैं। भौतिक प्रकृति का मतलब है कि इसके अंतर्गत हम दो बातें पढ़ेंगे, एक विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे विश्व के संदर्भ में, तो दूसरे स्थान पर भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, भारत का पढ़ेंगे। मानव की क्रियाओं की भी बात हम अगर देखें तो इनको भी दो संदर्भों में पढ़ा जाता है, एक विश्व के संदर्भ में कि विश्व में मानव जाति किस प्रकार निवास करती हुई किस प्रकार की क्रियाएं करती है, तो एक भारत के संदर्भ में पढ़ना है। इसीलिए जब भी भूगोल विषय को परिभाषित करते हैं और परिभाषा के बाद इसके पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं तो हमेशा इसके दो अंग बना देते हैं, एक विश्व का भूगोल बना देते हैं तो दूसरा भारत का भूगोल बना देते हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको दो ही बातें यहां पर पढ़नी होगी, एक विश्व के भूगोल को पढ़ना है तो एक भारत के भूगोल को पढ़ना है। विश्व के भूगोल में क्या पढ़ना है? विश्व का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, तो दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड पढ़ना, विश्व का मानव भूगोल पढ़ना है। तो दूसरी तरफ भारत के संदर्भ में भी भारत का फिजिकल सेटिंग का पार्ट पढ़ना है, भौतिक विन्यास का भाग पढ़ना है, तो भारत में भी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ना है, जिसमें आर्थिक पक्षों का अध्ययन करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करेंगे, तमाम इन पक्षों का अध्ययन करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से भूगोल का अपना एक विस्तृत चरित्र सामने आया है। तो ध्यान रखना, इस विषय का उद्देश्य है कि भूपटल पर व्याप्त
तमाम प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन मानवीय संदर्भ में पढ़ा जाए, मानवीय उपादेयता या उपयोगिता के संदर्भ में पढ़ा जाए। इसीलिए पाठ्यक्रम के दो अंग उभर कर सामने आ गए। एक भौतिक प्रकृति अर्थात भौतिक भूगोल सामने आया, तो दूसरा मानव भूगोल का पक्ष सामने आया। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये कैसे संदर्भ में पढ़ेंगे? विश्व के संदर्भ में भी पढ़ना है और भारत के संदर्भ में भी पढ़ना है। तो अब प्रश्न उठकर यह आता है कि आखिर पाठ्यक्रम में यह किस प्रकार से मेंशन किया गया है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर पाठ्यक्रम के संदर्भ में देखेंगे तो पाठ्यक्रम में एक तो प्रीलिम्स का अप्रोच होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का अप्रोच होगा, उसका पाठ्यक्रम होगा। तो दूसरा है मेंस एग्जामिनेशन का अप्रोच होगा और उसके पाठ्यक्रम की बात आएगी। प्रीलिम्स में तो सीधी सीधी क्या बातें दी गई हैं अभी हम दिखाते हैं, बट मेंस में इसके दो प्रश्न पत्रों से संबंध आते हैं। एक पेपर फर्स्ट का संबंध ज्योग्राफी से होगा, तो दूसरा पेपर सेकंड का संबंध भी ज्योग्राफी से होगा, जिसे मैं कुछ इस रूप में आपको यहां पर सिलेबस दिखा भी देता हूं, क्या मेंशन किया गया है। यह सब कुछ बताएंगे आज आपकी इस कक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल का पाठ्यक्रम कुछ इस रूप में दिया गया है। भारत एवं विश्व का भूगोल, इतने ही शब्दों में सब कुछ लिख दिया, इतने ही शब्दों में सब कुछ लिख दिया कि भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। और इस संदर्भ में लेना कौन कौन से पक्षों को है, तो ध्यान से यहां पर प्रकृति की बात की गई है। जहां पर प्राकृतिक तत्वों की बात आ गई, अर्थात यहां पर भौतिक पक्ष आ गए, भौतिक पक्ष आ गए। यहां पर सामाजिक पक्ष आ गए, मैंने सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी की बात की थी, और यहां पर आर्थिक पक्ष आ गए। अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंतर्गत विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पूछा जाएगा। विश्व एवं भारत के भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होगा और ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होगा। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन पूछा जाएगा और सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी का पूछा जाएगा। इसलिए आपको इन तीन संदर्भों में विश्व एवं भारत के इन तीन संदर्भों में विश्व एवं भारत का अध्ययन भूगोल विषय में करना। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यहां कह डाला सारी बातें। अब मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देखो, यहां पर प्रश्न पत्र प्रथम है सामान्य अध्ययन का, जीएस का प्रश्न पत्र प्रथम है, जिसमें भूगोल से संबंधित टॉपिक क्या क्या नाम से दिया हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं। पढ़ाने का तौर तरीका क्या होगा मैं एक साथ अभी समझाने की कोशिश करूंगा, बट आप इसे इस संदर्भ में देखो। पहली बात कहता है आपको विश्व के भौतिक भूगोल में क्या पढ़ना है, भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के, जिसको हम लोग कहते हैं सालिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी देते हैं। ये सालिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में सारा का सारा विश्व का भौतिक भूगोल सम्मिलित हो जाता है। फिर उसके बाद विश्व के आर्थिक पक्षों की ओर सिलेबस बढ़ता है। आर्थिक पक्षों की ओर बढ़ता हुआ क्या कहता है, विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की बात करें। प्राकृतिक संसाधनों की बात करते समय आपको दक्षिण एशिया को भी जोड़ना है और दक्षिण एशिया में भारत की भी उपस्थिति है, उसको भी जोड़ना है। इससे सिलेबस ने मेंशन किया है दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भर के प्राकृतिक संसाधनों को पढ़ना है। बेसिकली जब आर्थिक भूगोल की बात करते हैं तो आर्थिक भूगोल में हमें पढ़ना क्या होता है, कृषि पढ़ने हैं मुख्य रूप से, कृषि के साथ साथ हमें संसाधन पढ़ना है। याद रखेंगे सभी बच्चे कि चार पक्षों का ध्यान रखना होता है। उद्योग एवं विनिर्माण पढ़ना है और आफ्टर दैट आपको विश्व में परिवहन तंत्र पढ़ना है। जब इन चार पक्षों का अध्ययन आप कर रहे होते हैं, ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, रिसोर्स ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ये चार पार्ट आते हैं। इन्हें हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, इन्हें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की यह पार्ट इकोनॉमी में भी पढ़े जाते हैं और ज्योग्राफी में भी पढ़े जाते हैं, लेकिन दोनों में पढ़े जाने का मित्रों अंतर है। झारखंड में किस क्षेत्र में किस प्रकार का संसाधन धरती माता की कोख में दफन हुआ पड़ा है, इसका अध्ययन हम किसके संदर्भ में करेंगे, हम भारत के भूगोल के संदर्भ में करेंगे। क्या करेंगे, हम भारत के भूगोल के संदर्भ में करेंगे। यहां हम इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में करेंगे। संसाधनों का उत्खनन कितना किया जाए, कैसे किया जाए, कहां से किया जाए, यह भूगोल में पढ़ेंगे।
अब संसाधन उत्पादित हो गया, संसाधनों का प्रसंस्करण कहाँ किया जाए, संसाधनों से उत्पादित वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रियाएं क्या होंगी, ये भूगोल में पढ़ेंगे। अब हमारे लिए एक फिनिश गुड्स निर्मित हो गया। सपोज हमने लौह अयस्क का उत्पादन किया, उसे प्रसंस्कृत किया, प्रसंस्कृत करने के उपरांत, लौह अयस्क को प्रसंस्कृत करने के उपरांत हमारे पास इस्पात बन गया, इस्पात की वस्तु बन गई, और अब वह इस्पात की वस्तु क्रय विक्रय के लिए बाजार में आ चुकी है। तो अब क्रय विक्रय का पक्ष अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा जाता है, इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहां इकोनॉमी और ज्योग्राफी एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट होकर पढ़े जाते हैं, पर ये सारे पक्ष ज्योग्राफी में भी हैं और इकोनॉमी में भी है। अब आगे बात करते हैं। इसी आधार पर सिलेबस में देखोगे तो फिर से देता है विश्व भर के विभिन्न भागों में प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन सी आएंगी, यही आ जाता है। कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, वानिकी आ जाएगा, मत्स्यन हो जाएगा, ये तमाम बातें पढ़नी, जिसे मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। द्वितीयक क्रियाएं होंगी जिसमें औद्योगिक कार्य आ जाते हैं, तृतीयक क्रियाएं होंगी जिसमें सेवा क्षेत्र आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सेवा क्षेत्र जिसमें परिवहन आदि भी सम्मिलित होते हैं। तो परिवहन एवं व्यापार संबंधित तमाम सेवा क्षेत्र आ जाते हैं। तो इनका आपको इनके लिए इनके लोकलाइजेशन के फैक्टर, इनके स्थानीयकरण के कारकों का अध्ययन करना है। तो मित्रों, आपके पास ये भी सिलेबस का पार्ट हो गया। आपको ये सारी बातें पढ़नी है, विश्व के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। ये पहला ही प्रश्न पत्र तमाम बातों को कर दिया। उसके बाद कुछ नेचुरल ऐसी जियो क्लाइमेटिक फिनोमिना हैं जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, आपदाओं के संदर्भ में और गैर आपदाओं के संदर्भ में भी। और उन घटनाओं को किस रूप में दे रहा है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण जो भौगोलिकीय भूभौतिकीय परिघटनाएं हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। यहां पर आपको वेजिटेशन को भी पढ़ना है, यहां पर आपको फ्लोरा एंड फौना मतलब जंतु जगत को भी पढ़ना है। और इन सब क्रियाओं का वेजिटेशंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सबको भी देखना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भूगोल में कारण एवं प्रभावों का अध्ययन अवश्य किया जाता है। हिमालय है तो हिमालय का कारण क्या है, तो हिमालय का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या है, यह भी पढ़ना होगा। भारत का प्रायद्वीपीय पठार है तो उसका कारण क्या है, तो पूरे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए इसका किस प्रकार का जलवायविक प्रभाव है, किस प्रकार का भौगोलिकीय प्रभाव है, किस प्रकार का आर्थिक प्रभाव है, यह सब पक्ष भी आपको पढ़ने होंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र में सिलेबस में मेंस में आपका यह दिया है। नेक्स्ट अगर देखें तो थर्ड जो पेपर है, थर्ड पेपर का संबंध विशुद्ध रूप से इंडियन ज्योग्राफी से ही होगा, जिसमें से एग्रीकल्चर का टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट का टॉपिक है, रिसोर्स का टॉपिक है और इंडस्ट्री का टॉपिक है। आप इस सिलेबस के पार्ट को पढ़ें या ना पढ़ें, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। ये चार विषय वस्तुओं की बात की गई है। यहां पर एग्रीकल्चर की बात की गई है, रिसोर्स की बात की गई है, इंडस्ट्री की बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है तथा ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की गई है। इन चार पक्षों का अध्ययन इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत थर्ड पेपर में भी करना है, जो कि इकोनॉमी से मिक्स्ड टॉपिक होगा, इकोनॉमी से मिक्स्ड टॉपिक होगा। तो इस प्रकार से भूगोल विषय का पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट में भी है और पेपर थर्ड में ही है। अगर दोनों प्रश्न पत्रों को एनवायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट को हटा भी दिया जाए तो कम से कम मित्रों 170 से 180 नंबर का, या कभी कभी 200 नंबर तक का प्रश्न भी पहुंच चुका है। तो 170-80 नंबर तक एक आइडियली मार्क्स ज्योग्राफी से मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। अगर आप इसके जो उपखंड के रूप में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हैं, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हैं, इस पूरे सेक्शन को जोड़ लेंगे तो 230-240 नंबर का प्रश्न अकेले ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक से मिलाकर पूछा जाता है। तो यह तो हुआ आपका पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम को क्रमवार एक एक बिंदु के साथ हमें पढ़ना है आगे की कक्षाओं में। बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण के साथ मित्रों आगे की कक्षाओं में पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसे पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा। इसे पढ़ने के लिए आपको दो जिम्मेदारियां निभानी होगी।
कौन कौन सी 2 जिम्मेदारियां निभानी है? पहला, मैंने कल की कक्षा में भी ये बात मेंशन की थी। कल मीन्स जब मैंने ओरिएंटेशन क्लास लिया था तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको 2 जिम्मेदारियां निभानी होगी। जिम्मेदारियां किसके किसके स्तर की होंगी? एक तो शिक्षक की जिम्मेदारी होगी और एक विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। एक विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। विद्यार्थियों की तमाम जिम्मेदारी होती हैं, अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होती हैं, आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सिविल की, उन सबकी भी जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी की बात मैं पहले कर देता हूं, फिर अपनी जिम्मेदारी में आता हूं। उसमें क्या है समझना कि जब आप विषय में प्रवेश कर रहे हैं, विषय में प्रवेश करते समय कुछ बेसिक बुक्स हैं जिनका अध्ययन आपको स्वयं करना होगा। अब ये बेसिक बुक्स कौन सी हैं, इनका अध्ययन आपको कैसे करना है? बेसिक बुक्स के रूप में मैंने यहां पर तस्वीरें भी दे दी हैं, जिन्हें अगर आप देखो तो समझ में आ जाएगा। पहला तो आपको इन 3 पुस्तकों को परचेज करना है। पुस्तकों में लैंड एंड पीपल्स, इंग्लिश में नाम होगा, हिंदी में देश और उनके निवासी करके, भाग 1, ये क्लास 6 की है एनसीईआरटी। किसकी है? क्लास 6 की है, ओल्ड एनसीईआरटी है। इसी तरह से देश एवं उनके निवासी, ये क्लास 7 की है, पार्ट 2 करके है, तो क्लास 7 की है ये एनसीईआरटी। और ये देश एवं उनके निवासी पार्ट 3 है, ये क्लास 8th से संबंधित है, 8th से संबंधित है। तीनों क्लासेस की ये एनसीईआरटी है, न्यू नहीं है, ओल्ड है। अगर आपके पास न्यू भी है आप पढ़ सकते हैं, न्यू भी हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है यहां पर कि आप इन ओल्ड एनसीईआरटीज को परचेज करें। जब आप इन एनसीईआरटीज को लेंगे तो देखो किस कैसे तौर तरीका है इनका, इनके लिखने का तौर तरीका कैसा है, बहुत ही सरल भाषा में। अब 6वीं क्लास के बच्चे के लिए कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया गया होगा और कैसी लिखी गई होगी, उसका एक वानगी प्रस्तुत कर रहा हूं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, समझना। शुरू ही किया जाएगा तो शुरू करेगा, अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, तारा क्या है, ग्रह क्या है, सूर्य क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, एकदम छोटी बेसिक बातें पहले शुरू करेगा। कक्षा में भी मेरे द्वारा इसी प्रकार से बातें शुरू कराई जाएंगी। अंतरिक्ष क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड में तारा तंत्र क्या है, तारा तंत्र में गैलेक्सी क्या होती हैं, गैलेक्सीज में हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी गैलेक्सीज के विभिन्न तारा तंत्रों में सूर्य कहाँ है, सूर्य क्या है, तारों की विशेषता क्या है, तारों का जन्म एवं मृत्यु क्या है, एक एक बात मित्रों हम यहां पर समझने की कोशिश उसी क्रम में करेंगे। तो ये क्या करेगा, पहला चैप्टर यह एनसीईआरटी इसी तरह की बेसिक बातों को लिखेगा। और मित्रों छोटी छोटी शब्दावलियों का प्रयोग है, उन छोटी छोटी शब्दावलियों को भी क्लैरिटी के साथ समझाते हुए आगे बढ़ता है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर होता है वो नेक्स्ट चैप्टर महाद्वीपों से संबंधित हो जाता है। अब इस महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप होगा, तो महाद्वीपों के बारे में बताएगा, उन महाद्वीपों के बारे में छोटी बड़ी तमाम प्रकार की बातें बताएगा, उनकी फिजियोग्राफी के बारे में बताएगा, फिजियोग्राफी के साथ साथ वहां के जीवन के बारे में बताएगा, वनस्पति तंत्र के बारे में बताएगा, नदियों के बारे में बताएगा, मानव जीवन के प्रकृति के बारे में बताएगा, मानव जीवन की क्रियाओं के बारे में बताएगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग एनसीईआरटीज है मित्रों, और सच कहता हूं पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका विषय से जुड़ाव एवं लगाव बढ़ता चला जाएगा। टारगेट भी आपको देता हूं कि सपोज 6th क्लास की एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को आपको कितने दिनों में पढ़ना है, अधिकतम 5 दिनों का समय लेना है। 5 दिनों में इस एनसीईआरटी को ईच एंड एवरी डायमेंशन से आपको कंप्लीट कर डालना है। ओके, 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हुई। आफ्टर दैट यहां हम क्या बताना चाहेंगे आपको, आफ्टर दैट यहां दिस वन यहां हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। कौन सी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी शुरू के वही आरंभिक बातें, पहला चैप्टर एकदम छोटी छोटी बेसिक फिनोमिना बात करेगा। महाद्वीप क्या है, सागर क्या है,
पर्वत पठार क्या हैं, इनकी अपनी विशेषताएं क्या होती हैं, छोटी छोटी बातें, अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है, पृथ्वी के अंदर से होने वाली क्रियाएं कौन सी हैं, पृथ्वी के बाहर घटित होने वाली क्रियाएं कौन सी है, बहुत बेसिक सी बातें विषय के जुड़ाव के रूप में आपसे यहां पर की जाएंगी। तो यहां पर विषय का जुड़ाव आपसे इस रूप में भी बढ़ गया, ठीक है। और उसके बाद अब जो बचे हुए कॉन्टिनेंट हैं इसमें देगा। अब जो बचे हुए सपोज उत्तर अमेरिकी महाद्वीप हो गया, यूरोपीय महाद्वीप हो गया, तो ये तमाम महाद्वीप अब इसमें दिए जाएंगे। तो अब आपको इसके लिए भी टारगेट मैं देता हूं कि इसको भी आपको 5 डेज, नेक्स्ट 5 डेज में आपको इसको भी पढ़ना है। पहली बार में पढ़ते हुए जब फर्स्ट रीडिंग लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि नॉवेल जैसा पढ़ना है। कई बच्चों ने मैसेज भी किया है, सर इनके नोट्स भी बनाना। कोई नोट्स नहीं बनाना, जैसे आप कोई उपन्यास उठाते हो ना, बस पढ़ लेते हो, उसी तरह से पढ़ना है। क्या याद हुआ, क्या याद नहीं हुआ, इसके लिए किसी तरीके से आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में आपको तमाम बातें मित्रों याद भी नहीं हो सकती हैं, बस पढ़ जाओ, एक बार गो थ्रू हो जाओ। फिर याद कराने के लिए राजेश मिश्र बैठे हुए हैं ना, एक एक पक्ष याद कराएंगे। फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी अर्थ क्लास की है, इसमें भी उसी तरह से आरंभिक पहला चैप्टर आपके भूगोल विषय के बेसिक फंडामेंटल पार्ट से होगा। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो एशियन कॉन्टिनेंट से है, एशिया महाद्वीप से है, तो महाद्वीपों का अध्ययन तीनों के संदर्भ में होगा। अब जब आप ये एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी तीनों की तीनों एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिएगा सपोज कोई कॉन्टिनेंट दिया है तो उसके एक साइड के पेज में उस कॉन्टिनेंट का वह फिगर भी दिया होगा, मैप भी दिया होगा, और वहां पर वो तमाम विषय बिंदुओं को अंकित भी किया रहता है जिस विषय वस्तु के बारे में बात चल रही होती है। तो साथ साथ पर आपको उस मैप में इंगित उन तमाम पक्षों को मस्तिष्क में एक फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में बैठाने की कोशिश करना है। और मित्रों बहुत अधिक समय नहीं लगता, 5 दिन का समय मैंने मोस्ट टाइम आपको दिया है। इतने ही समय में प्रत्येक बातें आपकी तैयार भी होती जाएंगी। अभी हार्डकोर नहीं है, किसी को 7 दिन का समय लग रहा है तो ऐसा नहीं कि इसमें आप व्यथित हो जाइए, इसमें आपके मस्तिष्क में एक थॉट बन जाए कि नहीं सर ने जो टारगेट दिया था तो हम शायद कर नहीं पा रहे हैं, तो हम इस एग्जाम के योग्य ही नहीं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को अगर 10 दिन का भी टाइम एक एनसीईआरटी में लगा ना तो लग जाने दो, बट एक बार ठीक से जैसा मैं कह रहा हूं पढ़ने की कोशिश करना। तो इसे आप पढ़ोगे इस क्रम में, इसे पढ़ते हुए आपके मन में जिज्ञासा जागृत होगी कि हम क्या इस महाद्वीप के बारे में कुछ और बातें नहीं जान सकते। तो जब इस तरह की जिज्ञासा जागृत हो तो आपको साथ में एक एटलस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एटलस की जरूरत होगी। ध्यान रखें हम सारे के सारे नोट्स तो अवेलेबल कराएंगे, बट एटलस हम अवेलेबल नहीं कराएंगे, संस्था एटलस अवेलेबल नहीं कराएगी। एटलस आपको स्वयं खरीदने होंगे। आप सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, पर मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि एटलस खरीदते समय हिंदी भाषा का एटलस मत लीजिए, इंग्लिश भाषा का एटलस लीजिएगा, क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं जिनको अनुवाद करते समय गलत कर दिया गया है हिंदी भाषा में। ओरिजिनल इंग्लिश का उसका फोनेटिक्स कुछ और है, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, बट हिंदी में जब अनुवाद किया गया है, अनुवाद करते समय उसका प्रोनाउंसिएशन बदल दिया गया है, इसीलिए इंग्लिश का एटलस लेंगे। तो लेंगे कौन कौन सा, आपके पास कौन कौन सा एटलस ले लिया जाए तो सरल हो जाएगा? 3 का विकल्प देता हूं और 3 में से कोई भी ले सकते हैं। पहला तो एक आता है एटलस ब्लैक स्वान का आता है, ब्लैक स्वान का आता है, पर ब्लैक स्वान में आपको लेना है स्कूल एटलस। कौन सा एटलस लेंगे आप मित्रों? स्कूल एटलस लेंगे ब्लैक स्वान का। दूसरा आपके पास ऑप्शन है और करके है अथवा करके है, आप ऑक्सफोर्ड का एटलस लेंगे, बट ऑक्सफोर्ड में कई प्रकार के एटलस है। ऑक्सफोर्ड में स्कूल एटलस न लेके आपको स्टूडेंट एटलस लेना है, स्टूडेंट एटलस लेना है, एटलस लेना है। या तीसरा एक आता है, पब्लिकेशन का नाम बता देता हूं क्योंकि ये भी पब्लिकेशन है, स्टडी टुडे पब्लिकेशन है, अजीत सिंह वगैरह ने लिखा है। तो स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एक एटलस आता है, आप इस एटलस को भी ले सकते हैं। इनका स्कूल, बस इतना नाम आपने बताया, इनका एक ही एटलस आता है विश्व एवं भारत के संदर्भ में, आप इस एटलस को भी ले सकते हैं। तीनों की तीनों एटलस बहुत अच्छे हैं। अगर आपको अंग्रेजी नाम के हिसाब से जाना है तो आप ऑक्सफोर्ड और ब्लैक स्वान फॉलो करिए, बट स्टडी टुडे पब्लिकेशन
बहुत अच्छा, क्योंकि बेसिकली इस एटलस को जिसने बनाया है वो तीनों तीनों सिविल्स के एक बहुत अच्छे एस्पायरेंट्स थे। उसमें से कुछ लोग सफल भी हैं, बट उन तीनों ने बहुत अच्छे मेहनत करके आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर इस एटलस को बनाया है। तो स्टडी टुडे पब्लिकेशन के एटलस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो तीन में से कोई ना कोई एक एटलस आपको मंगाना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हो, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो ना, तो ऑनलाइन आप एटलस भी ऑर्डर कर सकते हो। एटलस ऑर्डर करो, आपके घर पहुंचेगा या आपके समीपी नगर में पहुंच जाएगा। इस एटलस को आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, इनमें से कोई भी एटलस मंगा सकते हो। ध्यान रखें, मैं तीन के तीनों एटलस को बेहतर मानता हूं, पर तीनों में से कोई भी आप एक एटलस मंगाएं। तो जब आप कोई कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हो, सपोज आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, तो आप अपने एटलस को सामने रखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ओपन करके रखिए। कोई अवस्थिति आ गई, सपोज नाइजर नदी आ गई, तो एटलस में आपको नाइजर नदी देखना है। सपोज वहीं पर आपको नाइल रिवर दिख गई, तो नाइल रिवर आपको अपने एटलस में देखना है। जब आप एटलस में साथ साथ देखते चले जाएंगे तो आदमी की एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। जब बार बार आप चित्र को देखेंगे, फोटो को देखेंगे, तो आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। और यही याददाश्त, ध्यान रखें, या कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में या लॉन्ग टर्म मेमोरी कहीं ना कहीं आपके पड़ी हुई होगी, जिसको बार बार रिवाइज करेंगे मित्रों, तो यह हमेशा हमेशा के लिए यह अवस्थितियां आपकी हो जाएंगी। रही बात इस सब के लिए ये आपकी जिम्मेदारी हुई, मेरी जिम्मेदारी के, तो मैंने कल की कक्षा में ही बताया था कि यकीन दिलाता हूं, जिस समय पर विश्व का मानचित्रण कराऊंगा, मैजिक मोमेंट करूंगा, एक एक अवस्थिति आपके मस्तिष्क में फीड करा दूंगा मित्रों। आंख बंद करके भी आप एटलस में कहीं कोई बात महत्वपूर्ण अवस्थिति के रूप में पूछी गई, आप हर अवस्थिति को बताने की स्थिति में रहेंगे। ना केवल अवस्थिति बताएंगे, बल्कि उसके संपूर्ण फिजियोग्राफिक फीचर को आप बता पाएंगे। ना केवल फिजियोग्राफिक फीचर बताएंगे, बल्कि उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसके इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस और उसके सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस को भी आप उस अवस्थिति की बता पाएंगे। ये तमाम प्रयास मेरे द्वारा क्लास में कराए जाएंगे, इसलिए चिंतित मत होइएगा। बस इन तीनों के तीनों बुक्स को एक बार नॉवेल जैसा पढ़ अवश्य डालिएगा। क्या इतनी ही बुक्स पढ़नी है? नहीं। इनको पढ़ने के बाद मित्रों मेरे पास दो सुझाव हैं, या कि आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ डालिए। फिर से बोलता हूं, या कि आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ डालिए। बट प्रॉब्लम क्या आएगी आपको? जो रिसेंट में एनसीईआरटी न्यू एडिशन की बात कर रहा हूं लिखी गई है, वह ओरिजिनल टेक्स्ट हिंदी मीडियम का है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट इंग्लिश मीडियम का है। उसका ट्रांसलेशन हिंदी मीडियम में किया गया है, और ट्रांसलेशन कुछ ऐसा हो गया है, भाषा की कठिनता या दुरूहता ऐसी हो गई है कि समझना थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए उन विषय बिंदुओं को कठिन हो जाता है। और जब भाषा केवल अनुवादित होती है, अनुवाद में शब्दशः अनुवाद करने का प्रयास किया जाता है, तो सही बताएं विषय की आत्मा निकल कर नहीं आ पाती। और जब आत्मिक भाव से आप उस विषय को पढ़ नहीं पाते तो आपको मजा नहीं आता। इसलिए एनसीईआरटी की भाषा की जटिलता और सरलता लाते हुए डी.आर. खुल्लर महोदय, एक टाइम पीरियड पर यूपीएससी में इनकी भी अपनी भागीदारी थी, डी.आर. खुल्लर महोदय ने सरस्वती पब्लिकेशन, देख पा रहे हो सरस्वती जो लिखा है, सरस्वती पब्लिकेशन के तहत सरस्वती भूगोल की 11th 12th की ही 2 पुस्तकें लिखी हैं। डी.आर. खुल्लर महोदय, चूंकि ऑथेंटिसिटी इनकी यही है कि यूपीएससी में भी भागीदार रह चुके हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, भारत के बहुत अच्छे ज्योग्राफर्स में इनका नाम आता है, विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्तियों में से रहे हैं, इसलिए ऑथेंटिसिटी, ये टेक्स्ट बुक है, कोई गाइड नहीं है मित्रों। तो 11th 12th में सरस्वती भूगोल नाम से पुस्तकें आती हैं। इन दोनों पुस्तकों को पढ़ना और पढ़ना ही है। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव होगा कि क्लास के साथ साथ इन दोनों पुस्तकों को भी आपको पढ़ना ही। इनको पढ़ने के लिए आराम से पढ़िएगा, इनमें टाइम लगेगा। तो ये पुस्तकें दोनों आपको मंगानी है। ये दोनों पुस्तकें भी आप ऑनलाइन परचेज करिए। केवल आपको इतना ही पढ़ना, ज्योग्राफी में टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, आपको अपने स्तर पर केवल इतना ही पढ़ना है। शेष बात रही कि कुछ विद्यार्थी होंगे मुझसे पूछेंगे कि सर अगर ना पढ़ूं, केवल क्लास नोट्स जो यहां से मिलने जा रहा है, क्योंकि पीडीएफ प्रिंटेड मटेरियल तो अवश्य मिलेगा, और आपकी जो क्लास होने जा रही है उस पर डिपेंडेंट रहे तो कैसा रहेगा? मेरे प्यारे दोस्तों,
इसके प्रयास हम सब ने कराने के किए हैं कि जो भी इन एनसीईआरटीज या इन पुस्तकों की जानकारियां हैं आपके आपके जो नोट्स हैं उन नोट्स में आ जाएं। तो ऐसा बहुत हद तक संभव है कि आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, लेकिन एक मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि पढ़ डालने में कोई बुराई नहीं है। जितना पढ़ेंगे उतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, जितना पढ़ेंगे उतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स के साथ गेन कर पाएंगे। इसलिए मित्रों एक बार अपने पीडीएफ मटेरियल पर फोकस तो रहिएगा ही, क्लास पर तो सबसे ज्यादा फोकस रहना है, पर एक बार आप इन एनसीईआरटीज का भी अध्ययन कर डालें। ये 5 पुस्तकें मैंने बताई हैं, 3 यहां पर आप देखें, 3 यहां पर ये पुस्तकें आपके सामने हुई, बहुत 6th 7th 8th क्लास की। तो यहां पर 2 पुस्तकें यह हुई, एक 11th की एक 12th की। इन 5 पुस्तकों का अध्ययन संपूर्ण भूगोल के लिए आपको करना है, संपूर्ण भूगोल के लिए मित्रों। ओके, पहले मैं सीधे नाम लिख देता था, बट बच्चे कई बार बोलते थे सर नाम से समझ में नहीं आ रहा, कौन सा एडिशन और कैसा लिखना पढ़ना लेना है, तो इसीलिए मैंने आपके सामने तस्वीरें भी लगा दी हैं कि आपको केवल इतना ही पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है मित्रों। अब बात आती है कि मुझे क्या कराना है। तो मुझे क्या कराना है, इस विषय वस्तु की शुरुआत यहां से होती है कि आज आप अपनी कक्षा के एक पहले विषय बिंदु को पाठ्यक्रम के संदर्भ में लिखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। ओके, अब शुरू करते हैं अपने विषय को। इतनी ही बातें थी। फिर से हाँ, एक प्रश्न और आप सबका दिख रहा है जो मुझे बार बार मैं उसका जवाब दे दूं। एक प्रश्न है जो कि सर आप कितने दिन पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। डेली हमारी कक्षा ये 10:30 से ही आरंभ होगी, 10:30 AM से आरंभ होगी। अमूमन ये 2 घंटे की कक्षा है, अर्थात 12:30 तक रहेगी। लेकिन टॉपिक अगर किसी दिन का बड़ा है तो मेरा प्रयास होगा कि 10-5 मिनट अधिक भी समय ले लूं तो टॉपिक एटलीस्ट उसी कक्षा के अंतर्गत कंप्लीट करा दूं। मोटे तौर पर सप्ताह में 5 दिन की, अर्थात सोमवार से शुक्रवार के मध्य की कक्षाएं रहेंगी, शुक्रवार तक की कक्षाएं रहेंगी। 2 घंटे मॉर्निंग सेशन एंड 2 घंटे इवनिंग सेशन की कक्षाएं रहेंगी। सुबह और शाम आप दोनों की दोनों कक्षाएं आज तो मुफ्त में ले पाएंगे, जिसमें विषय की प्रकृति को समझना है। तो नेक्स्ट जो कल से कक्षाएं होगी उसके लिए आपको हमारे कोर्स में इनरोलमेंट कराना होगा, एडमिशन प्रोसीजर पर आना होगा। एडमिशन लेकर ही आप हमारी कक्षाओं का लाभ उठा पाएंगे, एडमिशन लेकर। ओके, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। ये संकल्प बैच सेशन 2023-24 को टारगेट करता हुआ है मित्रों, जिसकी वैलिडिटी आपको 24 मेंस तक रहेगी। 24 मेंस से काफी पहले ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, बट आपकी वैलिडिटी तब तक बनी रहेगी जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता। हमारे द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा इसके तमाम प्रयास होंगे कि प्रीलिम्स के ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको क्लास नोट से मिले, मेंस के ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको क्लास नोट से मिले। तो नेक्स्ट जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो प्रत्येक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स आप क्लास में समझे हुए हो। इस सब चीजों के प्रयास क्लास के साथ साथ कराए जा रहे होंगे, यही सब कराया जाएगा। तो मित्रों अब प्रश्न उठता है कि ज्योग्राफी विषय को आरंभ कैसे करना है। तो सभी आपके पास कॉपी, मैंने पहले कहा था कि नोटबुक होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। सपोज कक्षा की पहली बात की शुरुआत यहां से होती है, तो सभी अपने कॉपी के ऊपर के पेज में हेडिंग डालेंगे, लिखें ज्योग्राफी। सभी लिखिए ज्योग्राफी या भूगोल। शुरू करिए। नोट डाउन भी करना है चीजों को। शुरू करिए, ज्योग्राफी लिखिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपने ज्योग्राफी लिखा, भूगोल लिखा, तो सबसे पहले इसकी आपको डेफिनेशन देनी होगी। परिभाषा हेडिंग के रूप में आपको नहीं देनी, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। बट आपको क्या करना है, सबसे पहले परिभाषा लिखना है। सबसे पहले परिभाषा लिखना है कि लिखो। और सबके लिए ऐसी ही मोटी मोटी बातें जो भी क्लास में पढ़ाई जाएंगी, इसके 2 तौर तरीके होंगे। कुछ टीचर हैं जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये मैटर देंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि चूंकि ये एग्जाम का प्रतिरूप ऑफलाइन पैटर्न का है, आपको आंसर लिखने होंगे, आंसर परफॉर्म करने होंगे। तो क्लास के साथ साथ कुछ बातें अगर आप लिखते चलते हैं तो आपकी लेखनी का फ्लो निरंतर बना रहता है। इसलिए मैं अवश्य ही तमाम महत्वपूर्ण बातों को आपको साथ साथ लिखाता चलूंगा। समझाने पर अधिक जोर होगा,
विषय वस्तु आपके अंदर मस्तिष्क में बैठाने पर अधिक जोर होगा, लेकिन कुछ कुछ साथ में अगर नोट्स बनता जाता है ना, तो आपके लिए रिवीजन में काफी सरलता होती है। उस रिवीजन की सरलता के लिए बातें लिखाएंगे भी। तो लिखिए सभी सभी भूगोल की परिभाषा लिखिए। परिभाषा में लिखें भूगोल, भूगोल पृथ्वी, पृथ्वी का विज्ञान है, पृथ्वी का विज्ञान है, जियो साइंस है, पृथ्वी का विज्ञान है। पूर्ण विराम लगा दिया। लिखे जिसकी शाब्दिक व्याख्या, जिसकी शाब्दिक व्याख्या, शाब्दिक व्याख्या दो लैटिन, लैटिन शब्द ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, पर लिख ले तो ज्यादा अच्छा है। तो लैटिन शब्दों के मेल के रूप में, दो लैटिन शब्दों के मेल के रूप में की जाती है। कौन से दो लैटिन शब्द हैं? तो लैटिन शब्दों के मेल के रूप में की जाती है, की जाती विदाउट पॉइंट्स। पहला शब्द लिखेंगे जियो, जियो पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी। तो दूसरा शब्द लिखेंगे कॉमा लगाकर ग्राफी, ग्राफी जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है ज्ञान या अध्ययन, ज्ञान या अध्ययन। अब पूरी बात लिखना है। अब पूर्ण विराम लगाकर फिर पूरी बात लिखे, अर्थात, अर्थात पृथ्वी के ज्ञान या अध्ययन से संबंधित, पृथ्वी के ज्ञान या अध्ययन से संबंधित, संबंधित विषय वस्तु को ही, विषय वस्तु को ही, विषय वस्तु को ही भूगोल कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है, कहा जाता है। अब इसकी एडवांस परिभाषा लिखाता हूं रिसेंट की। तो लिखो परंतु वर्तमान में, परंतु वर्तमान में इसे, इसे देखो एक शब्द है मानव उपयोगी, मानव के लिए उपयोगी। अब इसे संक्षिप्त करना तो क्या लिखना होगा? वर्तमान में इसे मानवोपयोगी लिखो शब्द, परंतु वर्तमान में इसे मानवोपयोगी विषय के रूप में, विषय के रूप में, विषय के रूप में देखते हुए, बहुत अच्छे से लिखेंगे, देखते हुए परिभाषित किया गया है कि, किस तरह से परिभाषित किया गया है? परिभाषित किया गया है कि, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में सभी लिखिए, मानव एवं, मानव एवं, यहां पर मैं लिखता हूं, आप लिखते चलेंगे साथ में, मानव एवं भौतिक प्रकृति के मध्य, मानव एवं भौतिक प्रकृति के मध्य, मध्य के अंतर संबंध, अंतर संबंधों के अध्ययन के विषय को, मानव एवं भौतिक प्रकृति के मध्य के अंतर संबंधों के अध्ययन के विषय को भूगोल कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है, कहा जाता। अब इसे समझो, ये परिभाषा क्या कहती है? मानव एवं भौतिक प्रकृति के मध्य के अंतर संबंध, अंतर संबंध का मतलब इंटर रिलेशनशिप या इंटरैक्शन।
इसका मतलब है कि भौतिक प्रकृति मानवीय क्रियाओं को किस रूप से प्रभावित करता है? तो मानवीय क्रियाएं अपनी भौतिक प्रकृति को किस दृष्टि से प्रभावित करती हैं? दोनों बातें देखें, दोनों एक दूसरे को कैसे, अंतर संबंध में दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। भौतिक प्रकृति से या भौतिक प्रकृति की दशाओं से, जिसमें कोई स्थलाकृति हो गई, पर्वत हो गया, पर्वत मानव को किस प्रकार से प्रभावित करेगा? पठार हो गया, पठार की दशाएं मानव को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी? मैदान हो गया, मैदान की दशाएं मानव की क्रियाओं को किस प्रकार से प्रभावित करेगा? तो ये हो गया भौतिक प्रकृति मानवीय क्रियाओं को किस तरह से प्रभावित करती हैं, मानव की दशाओं को कैसे प्रभावित करती हैं, तो मानव की विभिन्न क्रियाएं भौतिक प्रकृति को कैसे प्रभावित करती हैं, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव कैसे प्रभावित कर रही हैं, इन दोनों विषय वस्तुओं के अध्ययन का विषय क्या कहलाता है मित्रों? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। अन्वेषण कालखंड में स्पष्ट रूप से इसे परिभाषित किया गया था कि ज्योग्राफी एज अ होम ऑफ मैनकाइंड है। क्या कहा गया था? ज्योग्राफी क्या है? एज अ होम ऑफ मैनकाइंड है, अर्थात मानव जाति के निवास घर के रूप में पढ़ा जाने वाला विषय क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो यहां एज अ होम ऑफ मैनकाइंड कहने के पीछे का आशय क्या था? यहां इसके पीछे का आशय था कि जब हम घरों में निवास करते हैं ना, जिस स्थान पर निवास करते हैं, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारे आसपास भोजन की व्यवस्था क्या है। हम फलों का एकत्रण करेंगे, हम पशु पक्षियों का शिकार करेंगे, तो यह हमारी क्रिया कहला जाएगी खाद्य संग्रहण तथा शिकार एवं आखेट की क्रिया। यह भी एक मानव की आर्थिक क्रिया है। हम मित्रों खेती करेंगे, खेती से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करेंगे, तो यह हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आ गई। हम खेती करने के लिए, हम शिकार आखेट करने के लिए, खाद्य संग्रहण के लिए तथा अन्य क्रियाओं के लिए संसाधनों का दोहन करेंगे, संसाधनों को प्रसंस्कृत करेंगे, तो औद्योगिक क्रियाएं करेंगे। और ध्यान रखें, संसाधन, उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए जो व्यवस्था जन्म लेगी वह परिवहन तंत्र कहलाएगी। अर्थात मानव विभिन्न प्रकार की क्रियाएं अपने आवास क्षेत्र में रहने के लिए करता है कि नहीं करता है? तो जब मानव कृषि करता है तो प्रकृति को कैसे प्रभावित करेगा? मानव संसाधनों का दोहन करता है तो प्रकृति को कैसे प्रभावित करेगा? मानव औद्योगिक क्रिया करता है तो प्रकृति को कैसे प्रभावित करेगा? इन तमाम चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कुल मिलाकर भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो यहां दो पक्ष स्पष्ट रूप से उभर कर आ गए। एक तरफ तो आपको भौतिक प्रकृति पढ़नी होगी, तो एक तरफ यहां पर मानव के व्यवहार को पढ़ना होगा, मानव के तौर तरीकों को पढ़ना होगा। इसी परिभाषा ने भूगोल के पाठ्यक्रम को दो अंगों में बांट दिया। एक भौतिक भूगोल हो गया, तो दूसरा मानव भूगोल हो गया। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? तो लिखें, ये तो आपने परिभाषा लिखा, इतना ही परिभाषा लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जब आप वैकल्पिक विषय लेंगे तो मैं विद्वानों के नाम के अनुरूप अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा दिखाऊंगा। क्लियर हो गया ना? अब आगे लिखें पाठ्यक्रम, जिस रूप में आपको पढ़ना है। लिखिए पाठ्यक्रम। आपकी कॉपी में ये सब होना चाहिए, पहले ही पेज में होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी हो सिलेबस की, कैसे कैसे आप पढ़ेंगे, सर कैसे पढ़ाएंगे, किस किस खंड को शुरू करेंगे। पाठ्यक्रम के मैंने क्या बताया कि दो अंग हो गए। अब आप इस अंग को इस तरह से आपको लिखेंगे। पाठ्यक्रम के दो अंग में कौन कौन से हो गए? एक भौतिक भूगोल हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, हिंदी में ही लिख रहा हूं, इंग्लिश से भले बोल दूंगा। तो दूसरा मानव भूगोल हो गया, मानव भूगोल का पक्ष हो गया, मानव भूगोल का पक्ष हो गया। क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं? एक पक्ष है भौतिक भूगोल और दूसरा पक्ष है मानव भूगोल। आपकी परिभाषा से ही दोनों निकल कर आए हैं। अब दोनों लिख दिया ना आपने पाठ्यक्रम में, पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। अब इन्हें भी परिभाषित करते हैं, तो लिखें, पैरा चेंज करते हुए लिखें दोनों के बारे में कि भूगोल का वह खंड, भूगोल का वह खंड जिसमें प्रकृति द्वारा उत्पन्न
मूलभूत भौतिक खंडों का अध्ययन किया जाता है, फिजिकल पार्ट्स, भौतिक खंडों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल कहते हैं। ध्यान से समझना। अब आपके मन में आया होगा कि सर ये भौतिक शब्द क्या है। पहला तो इसकी परिभाषा आप ये समझ सकते हैं कि विषय का वह अंग जिसमें भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के नियमों को लागू किया जा सके, वह है भौतिक भूगोल का अंग। तो दूसरा एक और चीज है, बचपन से लेकर आज तक आप अपने बड़े बूढ़ों से, दादा परदादा, नाना नानी आदि से सुनते चले आए होंगे अपने मानव जीवन के बारे में। वो कहते हैं अब तो मैं बूढ़ा हो चुका, ये हमारा शरीर जर्जर हो चुका। जब आप उनसे बात करेंगे तो कहते हैं कि जो हमारा जर्जर शरीर है ना, ये जर्जर शरीर 5 महाभूत तत्वों से निर्मित है। और 5 महाभूत तत्वों के बारे में बोलते भी हैं कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इन 5 तत्वों के बारे में जब आप कहेंगे तो कहते हैं कि ये 5 मूलभूत तत्व जिससे हमारी ये स्थूल काया निर्मित हुई है, यह मूलभूत तत्व भौतिक तत्व कहलाते हैं। इसीलिए इन्हें महाभूत तत्व कहा गया है। जिस प्रकार से हमारा शरीर 5 महाभूत तत्वों से निर्मित है, उसी तरह हमारी पृथ्वी माता की काया, पृथ्वी माता का शरीर 3 महाभूत तत्वों से निर्मित है। तो वह महाभूत तत्व कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। एक वेन डायग्राम के रूप में आप बचपन से यह बात पढ़ते चले आए होंगे कि वह 3 महाभूत तत्व हैं। स्थल मंडल, मैं स्थल यहां पर लिख देता हूं। जल मंडल, मैं यहां जल लिख देता हूं। वायुमंडल, ये यहां पर वायु लिख देता हूं। ये 3 महामूलभूत तत्व हैं जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? लिथोस्फीयर की संज्ञा देते हैं। तो प्रकृति ने सर्वप्रथम स्थल मंडल या लिथोस्फीयर का निर्माण किया। लिथोस्फीयर के साथ साथ पृथ्वी ने ही या प्रकृति ने वायुमंडल को जन्म दिया, और वायुमंडल के उपरांत हमारे पृथ्वी पर अस्तित्वमान होता है जल मंडल। ये 3 घटक हैं, ये पृथ्वी माता के मूलभूत 3 अंग हैं जिन्हें प्रकृति ने पैदा किया है। और ये भौतिक तत्व हैं जिनमें जीवन नहीं है, ये जीवन रहित भौतिक तत्व हैं, इनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो जीवन रहित इन 3 भूत तत्वों से हमारी पृथ्वी माता निर्मित है। तो इन 3 खंडों का अध्ययन मुख्य रूप से हमें भौतिक भूगोल के अंतर्गत करना है। फिर आप जानते हैं कि जहां पर इन तीनों का आनुपातिक संयोग हुआ और एक ऑप्टिमम अनुकूलतम स्थिति बनी, उन अनुकूलतम स्थिति में इन्हीं तीनों के संयोग वाले क्षेत्रों में जीव पैदा हो गया। तो जहां पर जीव प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। तो अध्ययन का जो चौथा अंग होता है मित्रों, उसे क्या कहा जाता है? जीव मंडल कहा जाता है। तो भूगोल में भौतिक भूगोल के अंतर्गत मूल रूप से पढ़ने के ये 4 ही टॉपिक थे, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीव मंडल। लेकिन आपको मैंने पहले ही परिभाषा में बताया था कि यह एक विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें प्रत्येक बातों के कारण की खोज की जाती है। क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में इन तीनों चारों बातों को पढ़ते हैं तो पहले ही मेरे मन में आता है कि पृथ्वी कहां से आई। आता कि नहीं आता, इसका भी जवाब हमें खोजना होगा या नहीं खोजना होगा? बिल्कुल खोजना होगा कि आखिर पृथ्वी अस्तित्व में कैसे आई, पृथ्वी है कहां पर, पृथ्वी कब से है, पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है। तो पृथ्वी के उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने के क्रम में भूगोल विषय के अंतर्गत हम इसके पाठ्यक्रम का पहला अंग पढ़ते हैं। और वो पहला अंग क्या कहलाता है मित्रों? पहला अंग कई नामों से अंतरिक्ष विज्ञान भी जानते हैं और ब्रह्मांड विज्ञान भी जानते हैं। तो पहला अंग कॉस्मोलॉजी है जिसे हम ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं।
ब्रह्मांड आज के डेट में वर्तमान परिभाषा में ब्रह्मांड विज्ञान शब्द का प्रयोग ना करते हुए स्पेस साइंस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत सभी बच्चे लिखेंगे कि हमें इन 5 खंडों का अध्ययन करना है। सॉरी 1, अब ये हो गया, तो अब ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। पहला होगा ब्रह्मांड विज्ञान, दूसरा होगा स्थल मंडल, तीसरा होगा वायुमंडल, चौथा होगा जल मंडल, पांचवा होगा जैव मंडल। इन 5 खंडों का अध्ययन करेंगे, इन 5 खंडों का अध्ययन करेंगे। अब इन 5 खंडों के अध्ययन के क्रम में पाठ्यक्रम में इनका क्या नाम होगा, साथ साथ में आप अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे। तो साथ साथ में मेंशन करते हुए आप क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए आप लिखेंगे अंतरिक्ष विज्ञान। पहला टॉपिक आपका होगा अंतरिक्ष विज्ञान। क्लियर हो गई मेरी बात? इसके लिए जो टॉपिक होगा उसे आप कहेंगे भू आकृति विज्ञान। याद करना साथ साथ में, सिलेबस आप सभी को याद होना चाहिए आपका कि भू आकृति विज्ञान है। इसके लिए आप करेंगे, जो पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, इसके लिए जो टॉपिक होगा उसे कहते हैं जैव भूगोल। जैव नहीं, सॉरी, इसके लिए कहेंगे समुद्र विज्ञान। क्षमा चाहता हूं, गलत लिख दिया था मैंने। इसे कहेंगे समुद्र विज्ञान। और समुद्र विज्ञान के बाद लास्ट जो टॉपिक आता है इसे कहेंगे जैव भूगोल, बायोज्योग्राफी। इंग्लिश में स्पेस साइंस, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी तथा बायोज्योग्राफी, ये 5 खंड होंगे जिन्हें वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात ना? सिलेबस एकदम याद होना चाहिए। सिलेबस क्यों याद होना चाहिए? जब तक आप सिलेबस याद नहीं करेंगे तब तक आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आपको अपने विषय का विस्तार कितना देना है और संक्षेपण कितना करना है, पहली बात। दूसरा, यह समझ में नहीं आएगा कि हमारे विषय का यह अमुख खंड किस किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, पाठ्यक्रम के दूसरे अंगों में से किससे जुड़ा है, यह भी समझ में नहीं आएगा। तीसरा, जब भी कोई करंट अफेयर्स का इशू चल रहा होगा, कोई कॉन्टेम्परेरी टॉपिक्स का इशू चल रहा होगा, आप वहां भी कंफ्यूज रहेंगे कि ये टॉपिक हमारे विषय वस्तु के किस खंड से हैं। आप कभी नहीं समझ पाओगे, आप अच्छा उत्तर लेखन नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पाठ्यक्रम के अंगों को समझें कि ज्योग्राफी में हमें सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसमें से फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होगा। उसमें 5 ही अंग हैं। पहला स्पेस साइंस है, दूसरे नंबर पर जियोमॉर्फोलॉजी है, तीसरे नंबर पर क्लाइमेटोलॉजी है, चौथे नंबर पर ओशियनोग्राफी है, तो 5वें नंबर पर बायोज्योग्राफी है। अगर जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, थोड़े दिन पहले ही मैंने एक घटना पढ़ी कि पृथ्वी पर जल के उत्पत्ति के संदर्भ में पहले टेरेस्ट्रियल कॉन्सेप्ट दिया गया था कि पृथ्वी से संबंधित संकल्पना ही दी गई थी कि पृथ्वी में एक कालखंड विशेष में कुछ ऐसी क्रियाएं घटित हुई जिससे पृथ्वी पर सागर हिलोरें लेने लगा। सारी कहानी आगे सुनाऊंगा मित्रों, जबरदस्त तरीके से सुनाऊंगा। पर दूसरे तरीके से अभी रिसेंट में जापान का एक सैटेलाइट अपने रिसर्च में कुछ ऐसा बताता है कि पृथ्वी पर पार्थिव क्रियाओं से, मतलब पृथ्वी की क्रियाओं से तो जल की उत्पत्ति हुई ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रमाण देखे जाते हैं कि पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड में ही एक बड़ा सा विशालकाय जलीय उल्का पिंड पृथ्वी से आकर टकराया और उस उल्का पिंड में उपस्थित जल की भागीदारी पृथ्वी पर बहुत अधिक है। तो अब यहां पर कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर भी आ गया। तो जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि यह किस खंड का अंग है, तब तक आप उस करंट की घटना को कहां से जोड़ेंगे? आप कठिनाई में पड़ेंगे मेरे दोस्तों। तो कठिनाई में ना पड़े, इसके लिए मैं आपको सहजता देना चाहता हूं। अभी रिसेंट का एक घटना है जिसमें बेसिकली इस समय पर आइसबर्ग सीडिंग करके कॉन्सेप्ट आ चुका है। आइस सीडिंग या ग्लेशियर सीडिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो मित्रों, ये ग्लेशियर सीडिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ज्योग्राफी में, करंट में घटना पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सिलेबस के अंग नहीं पता, तो आपको पता नहीं होगा कि इसको कहां से जोड़ना है हमें।
हम कहां से जोड़कर प्रश्नों को कर पाएंगे आपको पता ही नहीं होगा। तो कोई भी समसामयिक इशू पढ़ रहे हैं, मुद्दा पढ़ रहे हैं, तो जब तक आपको सिलेबस के अंग नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए बहुत सरल और बहुत सहज है। आपको क्या लगता है कि पहली कक्षा में केवल मैं इतनी ही बात क्यों कर रहा हूं? ताकि आप क्रमिक रूप से अपनी एक एक बातों को आगे बढ़ाने में अपने को सहज महसूस करवा पाओ। इसलिए ये 5 अंग हो गए। अब मानव भूगोल के अंतर्गत क्या करना है? मानव की 3 आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना है। जैसे मानव भूगोल की बात आए तो ध्यान रखना सभी के सभी मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी मानव भूगोल की बात आए तो मानव भूगोल चाहे विश्व के संदर्भ में हो चाहे भारत के संदर्भ में 3 आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। यहां पर एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया होती है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया होती है, द्वितीयक होती है और तृतीयक आर्थिक क्रिया होती है। 3 ही क्षेत्रकों का आपको अध्ययन करना है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी? सबसे पहली क्रिया आ जाएगी आपकी पशुपालन। पशुपालन से भी पहले आ जाएगा आखेट एवं खाद्य संग्रहण। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मित्रों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में आप कांगो नदी बेसिन का क्षेत्र पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि एक यहां पर दुनिया के सबसे छोटे कद की जनजाति रहती जिसे पिग्मी कहते हैं। ये पेड़ों पर झोपड़े बनाकर रहते हैं। आज भी यह शिकार करते हैं और शिकार से भोजन प्राप्त करते हैं। आज भी यह जंगल जंगल फूल पत्ती फल कंद आदि का एकत्रण करते हैं, उसे खाते हैं और उससे जीवन यापन करते हैं। तो मित्रों आपको पढ़ना होगा कि दुनिया की ऐसी कौन कौन सी जनजातियां हैं जो आज भी इस तरह की क्रियाविधियां करते हैं। आपको पढ़ना होगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बेसिकली एस्किमो नामक जनजाति रहती है जो कि सालों भर अपना जीवन शिकार एवं आखेट में ही निकाल देती है। तो एस्किमो की क्रियाविधियों को पढ़ेंगे, उनकी क्रियाओं को पढ़ेंगे तो यहां पर हंटिंग पोचिंग एंड फूड गैदरिंग ही होगा, अर्थात शिकार आखेट एवं खाद्य संग्रहण ही होगा। यह मानव की प्रथम आर्थिक क्रिया है, तो इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप पशुपालन की बात करेंगे या पशुचारण की बात करेंगे। पशुचारण के बाद आप कृषि की बात करेंगे, मानव कृषि करेगा। कृषि के साथ आप वानिकी की बात करेंगे। वानिकी मतलब लकड़ी काटने का कार्य करेगा। मत्स्यन का कार्य करेगा, मत्स्यन का कार्य मतलब फिशिंग करेगा। तो ये तमाम क्रियाएं मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में आती हैं। परिभाषा के रूप में जब मैं आपको समझाऊंगा तो बताऊंगा कि वह प्रत्येक क्रिया जो कि प्रकृति से सीधे संबंधित होती है उसे प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो द्वितीयक क्रिया में मित्रों आ जाते हैं तमाम प्रकार की औद्योगिक क्रिया। तो उद्योग एवं विनिर्माण आएंगे। उद्योग एवं क्या आ जाएगा यहां पर? विनिर्माण आएगा। तो ध्यान से, उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होगा, पशुओं से प्राप्त होगा, वानिकी से प्राप्त होगा, मत्स्यन से प्राप्त होगा, तो खनन क्रिया से भी प्राप्त होगा, माइनिंग एक्टिविटी जिसे कहते हैं। तो खनन भी प्राथमिक क्रियाओं में आएगी, बट औद्योगिक क्रिया द्वितीयक क्रियाओं में आ जाएगी। तो मानव की दूसरी क्रिया यह हो गई। तो तीसरी क्रिया में जो आपको यहां पर पढ़नी है वह होती है, ध्यान से, सेवा क्षेत्र होता है तीसरे में। बट सेवा क्षेत्र में आपको यहां पर ज्योग्राफी में बीमा नहीं पढ़ना, बल्कि केवल 2 क्षेत्र पढ़ना है। एक तो पढ़ना है परिवहन पढ़ना है, तो दूसरा पढ़ना है आपको व्यापार। क्या पढ़ना है? परिवहन एवं व्यापार। रियलिटी यह है कि व्यापार का पक्ष इकोनॉमी में इतना पढ़ लिया जाता है कि ज्योग्राफी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो भारत के भूगोल के संदर्भ में भी और विश्व के भूगोल के संदर्भ में भी इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत करना होगा। ध्यान रखना, सिलेबस के दिए गए बिंदुओं में से आप सारी बातें कभी भी क्लैरिटी से नहीं समझेंगे। आज जो मैं इस बात को समझा रहा हूं, इस बात से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मानव की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रियाओं में से किन किन खंडों का अध्ययन क्लास में क्रमवार कराया जाएगा। तो कुछ यह प्रारूप रखा जाएगा। क्लियर हो गई? तो सिलेबस का पहला अंग भौतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे, यह विश्व के संदर्भ में हो गया। यह किसके संदर्भ में हो गया? विश्व के संदर्भ में हो गया। इसी तरह से मित्रों, जब मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तो भारत के भूगोल के कौन कौन से अंग होंगे उन्हें पहले आपकी कॉपी में नोट डाउन कराऊंगा और आफ्टर दैट मैं एक एक करके टॉपिक पर आगे बढ़ूंगा।
एक एक करके आगे बढ़ूंगा। क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं? कुछ ऐसा ही आपको प्रारूप पढ़ने का रखना होगा। तो ये आपका पाठ्यक्रम हो गया। पाठ्यक्रम कुछ ऐसा होगा और इसके अकॉर्डिंग ही एक एक विषय बिंदु को लेकर हम आगे बढ़ेंगे या आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो ये बात हुई। अब पाठ्यक्रम के बाद अब हमारा दायित्व क्या बनता है? हमने पाठ्यक्रम देख लिया, क्लियर। हमने रेफरेंस बुक्स देख लिया कि हमें और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। हमने यह भी देख लिया कि आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या हो रही थी और अब संस्था की जिम्मेदारी क्या है। तो फिर से बताता हूं कि पाठ्यक्रम के पहले अंग को उठाकर एक एक बातें, ईच एंड एवरी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी। जैसे मैंने शुरू ही करना है अगर अंतरिक्ष विज्ञान, तो अंतरिक्ष विज्ञान में मैं आपको डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज स्पेस, अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष क्या है? तो अंतरिक्ष का ब्रह्मांड विज्ञान से क्या संबंध है, ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में क्या कोई संबंध है, या यह दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जब आप संबंधों को समझ जाएंगे तो फिर इसके संदर्भ में बातें की जाएंगी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आप बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे, आप पल्सेशन थ्योरी को पढ़ेंगे, आप ऑसिलेशन सिद्धांत को मेरे द्वारा पढ़ेंगे। और जब बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करेंगे तो यह देखेंगे कि ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंडों के मध्य का जो मुक्त क्षेत्र है, आकाशीय पिंडों के मध्य तथा पिंडों में जो ऊर्जा है, समय है, उन सब का समन्वित रूप है। और उन समन्वित रूपों में हमें चर्चा करनी होगी, गैलेक्सीज की चर्चा करनी होगी। गैलेक्सीज के साथ साथ हमें विभिन्न स्टार सिस्टम्स की चर्चा करनी होगी। स्टार सिस्टम्स के साथ साथ हमें सोलर सिस्टम की चर्चा करनी होगी। सोलर सिस्टम के साथ साथ हमें प्लैनेट सिस्टम की चर्चा करनी होगी। तो प्लैनेट सिस्टम के साथ साथ हमें पृथ्वी की चर्चा करनी होगी। और जैसे पृथ्वी की चर्चा पर आएंगे, भूगोल के स्थल मंडल का अध्ययन आरंभ हो जाएगा। अध्यापन का प्रारूप कुछ इस प्रकार का मेरे द्वारा रखा जाएगा। मित्रों, आज मैंने भूगोल की प्रकृति को समझाया है। अंतिम में एक बार ब्रीफ करता हूं कि भूगोल एक मानवोपयोगी विषय है, मानवोचित विषय है, मानव के लिए संकल्पित विषय है, जिसमें भौतिक प्रकृति मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो मानव की क्रियाएं भौतिक प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इसका अध्ययन हमें करना है। अध्ययन करने के रूप में आप जानते हैं कि चूंकि यह मानव से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए मानव की संपूर्ण जीवन शैली ही इससे प्रभावित होती हुई आपको दिखेगी। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, सारी घटनाओं की समग्रता अगर देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो भूगोल से जुड़ी हुई ही प्रतीत होगी। तो चूंकि जीवन शैली से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मित्रों ये विषय, जिसे आप पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात हमने बताया इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से डिराइव है, तो इसे समझाने की कोशिश की। पाठ्यक्रम के दो ही अंग हैं, एक भौतिक भूगोल का पक्ष है तो एक मानव भूगोल का पक्ष है, जिसे विश्व के भी संदर्भ में पढ़ना है और भारत के संदर्भ में। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल वह क्षेत्र विशेष है जिसे भौतिक प्रकृति ने पैदा किया है। प्रकृति के मौलिक तत्वों के अध्ययन का खंड है, जिसमें इन 5 विषय वस्तुओं का अध्ययन करना है। यह आपके पाठ्यक्रम का प्रमुख अंग हो गया। इसी क्रम से, इसी श्रेणी से पढ़ते हुए एक एक करके हम अपने विषय को आगे पढ़ेंगे। लगभग 150 घंटे की कक्षाएं लेंगे मित्रों, और उसमें हर एक एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा जाएगा। पीडीएफ मटेरियल साथ साथ अवेलेबल कराया जाएगा। क्लास में मैं जो भी यहाँ पर बोर्ड वर्क करूंगा, यह भी आपको उपलब्ध होता जाएगा डेली टू डेली। साथ में आज का क्लास हुआ, अभी आज तो हमने क्लास में कोई टॉपिक नहीं छेड़ा है, कल से छेड़ेंगे तो कल से क्वेश्चंस भी शुरू हो जाएगा। आज हमने जो बात पढ़ाई उस पर 10 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव अप्रोच के और 1 प्रश्न सब्जेक्टिव अप्रोच का प्रत्येक दिन टेस्ट होगा। इन्हीं टॉपिक्स में जो 5 दिन की कक्षाएं होंगी, तो संडे टू संडे एक वीकली टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। और टेस्ट में आपको इतना संलग्न कर दिया जाएगा कि आप एग्जाम देने के भय से मुक्त हो जाएं। जब भी एग्जाम की बारी आए, आपके मन में सुकून एवं शांति हो, ओह यह तो हम डेली करते चले आए हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन में ऐसा भाव पैदा हो। तो टेस्ट भी आपको देना है, मूल्यांकन भी आपके साथ साथ होगा। बीच बीच में जैसे जैसे एक एक टॉपिक खत्म होगा तो टॉपिक वाइज भी टेस्ट दिए जाएंगे। सब्जेक्ट खत्म हुआ तो सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट दिए जाएंगे। पीएनजीज अवेलेबल है। क्लास का क्रक्स भी आपको दिया जाएगा। इसके भी प्रयास किए जाएंगे कि अगर आप नोट्स नहीं बना पाते तो आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड करवा दें, क्लास का नोट्स। सब कुछ मित्रों यहाँ होने जा रहा है।
और यह भी बता दूं, जो भी बात मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी आपको मैक्सिमम चीजें आपको नोट डाउन भी कराई जाएंगी, ताकि आपका एक अपना नोट्स बने, आप रिवीजन भी करते जाएं तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस हो कि आप हर चीज कर पाए हैं। नोट्स बनाने के पीछे का उद्देश्य ऐसा है कि आप नोटिस करिएगा, जब कभी कभी आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी प्रश्न का जवाब लिख रहे होते हैं तो आपके पास कॉपी नहीं होती, आपका नोट्स नहीं होता, लेकिन आपको याद आ रहा होता है कि ये बात मेरे कॉपी के इस पेज के इस तरफ ऊपर साइड या नीचे साइड लिखी गई थी, अब मुझे वो लिखना है। तो कॉपी का वो पेज याद आता है। यहां पिक्टोरल मेमोरी बनाने का भी काम किया जाएगा। ज्योग्राफी में काम ही ग्राफिक्स का है, तो ढेर सारे मैप्स डेवलप कराए जाएंगे, ग्राफ डेवलप कराए जाएंगे, चार्ट्स डेवलप कराए जाएंगे, डायग्राम्स डेवलप कराए जाएंगे, फ्लो चार्ट्स डेवलप कराए जाएंगे, और आपके आंसर राइटिंग को इतना वर्सटाइल बना दिया जाएगा कि एग्जामिनर देखकर आत्ममुग्ध और मंत्रमुग्ध हो जाएगा। मित्रों, इन्हीं तमाम बातों के साथ आज की इस कक्षा की समाप्ति करते हैं। कल सभी उपस्थित होंगे, लेकिन कल की क्लास फ्री नहीं होगी। कल सभी पुनः उपस्थित होंगे अपने विषय पाठ्यक्रम के पहले खंड के साथ, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस के साथ हम पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे, और कल की कक्षा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत, इससे पीछे की पूर्व पीठिका को समझेंगे, पृष्ठभूमि को समझेंगे, तो बिग बैंग सिद्धांत को प्रमाणित करने वाले सिद्धांतों को, आधारों को समझेंगे। ईच एंड एवरी डायमेंशन से मित्रों पढ़ेंगे। पर कल की कक्षा में आपको उपस्थित होना होगा, तो एडमिशन लेकर उपस्थित होना होगा। इसलिए मित्रों स्वागत है, आइए आप सभी एडमिशन प्रोसीजर पर, और मिलते हैं कल अपने नियत समय 10:30 पर। आज यहीं पर इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं मित्रों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की समाप्ति करता हूं।